Hey everyone, this is Shani Dhanani and I welcome you all to Magnate Brains हिंदी। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की जो स्कूल एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड के वीडियोस को हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल और ये सब कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप एक दो वीडियोस देखेंगे या फिर आप आधा कोर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद रिमेनिंग वीडियोस या रिमेनिंग कोर्स के लिए आपको कोई पेमेंट करनी पड़ेगी या फिर कोई कोर्स या पैकेज परचेज करना पड़ेगा। नो, दैट्स नॉट द केस। हर एक चीज यानी एंटायर सिलेबस, एंटायर प्रेपरेशन ऑफ वीडियोस, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे। साथ ही साथ तो फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है। नो, नॉट एट ऑल। कंटेंट इज ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी फ्रॉम टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स। साथ ही साथ अगर आप इन सारे वीडियोस को प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अपने सामने देखना चाहते हैं, देन प्लीज आप विजिट कीजिए वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। अब वेबसाइट कैसे विजिट करना है, वीडियोस को कैसे एक्सेस करना है, वो सब मैं बताऊंगी, बट कब? इस वीडियो के अंत में। अब उससे पहले कि हम बिगिन करें आज के टॉपिक को, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए, आपको कंटेंट जो है वो 100% अवेलेबल मिल रहा है, राइट? और मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपना 100% दे रहे होंगे। आप सारे वीडियोस देखते हो और अपनी प्रेपरेशन करते हो। अब सभी अपना 100% दे ही रहे हैं, देन देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग द अल्टीमेट गोल। और वो क्या है? दैट यू गेट द बेस्ट मार्क्स इन योर एग्जाम। और इसीलिए हम होंगे कामयाब जो है, दिस इज अ वेरी वैलिड लाइन। एक बहुत ही, एक बोलना चाहिए, एक सही वाक्य है जो बिल्कुल फिट बैठता है इस पर्टिकुलर प्रेपरेशन के साथ। अब इसी एनर्जी और इसी मोटिवेशन के साथ हम बिगिन कर सकते हैं आज का टॉपिक, जो होने वाला है एक और फुल चैप्टर रिवीजन। क्लियर? फुल चैप्टर रिवीजन किस चैप्टर का होने वाला है? ऑफ द चैप्टर दी प्रपोजल विच इज चैप्टर 11 ऑफ योर फर्स्ट बुक, जो कि है फर्स्ट फ्लाइट। क्लियर? देखो, अब ये जो चैप्टर है ना, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत 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 लेंथी चैप्टर है। कई ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हम स्किप कर सकते हैं, जैसे कि अभी कंप्लीट रिवाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक दो ऐसे छोटे मोटे डायलॉग्स जो हैं, जो बेसिकली व्हाट, व्हाई, हाउ, ये जो छोटे छोटे डायलॉग्स होते हैं, वो भी अगर आप स्किप कर देते हो ना, फिर भी ये चैप्टर छोटू सा नहीं हो सकता। इट इज वेरी वेरी बिग। अब इस चैप्टर को समझने के लिए हम सारे डायलॉग समझेंगे, ऑब्वियसली सारे कैरेक्टर्स को हमें बहुत ही अच्छे समझना पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ओवरऑल अगर ये वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ आपके फायदे के लिए ही होगा, क्योंकि आप फिर इस वीडियो के बाद ना कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम वापस इस चैप्टर को पढ़ें, हमको वापस रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि एक ही बार में फिट बैठ जाएगा आपके दिमाग में। क्लियर? सो ये जो पूरा चैप्टर है, दिस इज दी प्रपोजल। अब आई होप आपको पता हो मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रपोजल। सो मेनी देर आर प्रपोजल्स। लाइक अगर हम बोलें जैसे ऑफिस वगैरह में, अगर आप कभी किसी दूसरी जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो क्लाइंट्स हैं उनके सामने आप जो है अपना प्रपोजल रखते हैं कि भाई हम ये काम करना पसंद करेंगे या फिर हम इस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई पर्सन जो है किसी को शादी के लिए प्रपोज करता है, देन दैट इज ऑल्सो अ प्रपोजल, राइट? और ये जो दूसरा मीनिंग है उसी पे हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप इमेज से भी देख सकते हो। बट एक बात जो है यहाँ पे वैसे क्लियर कर देती हूँ कि जैसा आप सोच रहे हो ना कि टाइटल में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि स्टोरी डेफिनेटली बहुत मजेदार होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजेदार है बट बिल्कुल अलग टर्म्स में, क्योंकि ये लोग ना पूरी स्टोरी में सिर्फ लड़ते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ होने वाली हैं इस पूरी स्टोरी में। बट आपको बहुत मजा आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो आप भी सोचेंगे कि क्या कर रहे हो, जो एक मुख्य काम है प्रपोजल का वो तो ये भूल ही जाएंगे। और बिल्कुल अंत में जाके एक दो डायलॉग्स आएंगे जहाँ पे आपकी बात होगी कि अच्छा टाइटल अब यहाँ पर कहीं तो भाई यूज किया है। सो दिस प्ले इज डेफिनेटली समथिंग जो कि कॉमेडी है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होंगे एंड डेफिनेटली मज़ेदार है। डन? ओके, तो आई होप इतने इंट्रोडक्शन के साथ यू आर वेरी एक्साइटेड और अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बेसिकली कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, ऑथर का नाम और क्या होने वाला है स्टोरी में, फिर डायलॉग्स को बिगिन करेंगे। ठीक है? तो जो ऑथर है ये है एंटोन चेखोव। ध्यान में रखना है नाम, क्योंकि आपको जब आंसर्स लिखने हैं, मैंने कई बार बोला है, अगर आप अपने आंसर्स को थोड़ा डिफरेंट प्रेजेंट करना चाहते हो, डेफिनेटली ऑथर का नाम लिखना बेहतरीन आइडिया होता है। ठीक है? तो ये जो चैप्टर है या जो प्ले है, जो नाटक है दी प्रपोजल, इसको लिखा है एंटोन चेखोव ने। क्लियर? ओके। दी प्रपोजल विच इज ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल। अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसके बारे में ये जो भी स्टार्टिंग के पॉइंटर्स ये सब कुछ है ना, ये आप ही की बुक में दिया हुआ है।
ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब ये आंसर्स में लिखने के लिए आई डोंट थिंक कभी कोई काम आता, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते जहाँ आपसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे, बट देन टू आपको पता होना चाहिए। सो ये जो पर्टिकुलर प्ले है, इसे जब लिखा गया था लाइक इस नाटक को, तब इसका ओरिजिनल नाम था अ मैरिज प्रपोजल, यानी शादी के लिए जो प्रपोजल है ये नाम रखा गया था। बट अभी जो हमें चैप्टर दिया है इसमें मैरिज वर्ड हटा के अ आर्टिकल को चेंज करके द प्रपोजल नाम रख दिया है। इज अ वन एक्ट प्ले। क्या होता है वन एक्ट प्ले? एक ही बार में पूरी एक्टिंग हो जाती है, यानी कि अगर आपने कभी किसी थिएटर में पार्टिसिपेट किया है या फिर आप कभी किसी प्ले का हिस्सा रहे हैं, या चलो आपने कभी कोई प्लेस देखे हो, तो आप क्या देखते हो कि भाई जो भी प्ले है वो स्टार्ट होता है स्टेज पे और लगातार आपकी आंखों के सामने ही एक्शन चलते रहते हैं, है ना। जैसे मूवी का क्या होता है, थोड़े थोड़े सीन्स वो शूट करते हैं, एक्ट करते हैं, फिर उनको इकट्ठा मर्ज करके मूवी बनती है ना। एक बार में पूरी 3 घंटे की मूवी शूट नहीं हो जाएगी, बट प्ले जो है वो एक बार में ही सब ऑडियंस के सामने एक्ट किया जाता है। तो ये भी क्या है, एक वन एक्ट प्ले। अ फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेखोव। फार्स क्या है अभी बात करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो भी प्ले लिखा गया है वो किसने लिखा है, एंटोन चेखोव ने, हमें पता है। ये कौन है, एक रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट, यानी ये रशियन शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। साथ ही साथ ये एक ड्रामेटिस्ट हैं, यानी कि जो प्ले की स्क्रिप्ट होती है ना, प्लेस की, नाटक की जो पूरी स्क्रिप्ट होती है वो सब लिखने का काम इन्होंने किया है, और ये प्ले भी इन्हीं ने डेफिनेटली लिखा है। रशियन है ये, तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको शायद नहीं पता हो या आपको थोड़ा अटपटा लगे, बट आई लेट यू नो द मीनिंग्स, राइट। ओके, इट वाज रिटन इन 1888 89। इसको 88 89 के बीच में जो है, इस टाइम के इस ड्यूरेशन के बीच में लिखा गया। डन। ओके, चलिए इसके पहले की हिंदी देखें। पहले फटाफट से फार्स वर्ड जो है उसका मीनिंग देख लेते हैं। फार्स इज अ कॉमिक ड्रामेटिक वर्क, जिसे हिंदी में प्रहसन कहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसी चीज जिसमें कॉमेडी भी है और बहुत ज्यादा ड्रामा है। जैसे आप नहीं देखते हो सीरियल्स वगैरह, नहीं देखते हो, धूम तना बजता रहता है, सारी चीजें जो ओवर ड्रामेटिक हो जाती हैं, या फिर 3-4 बार मुंडी हिलती, क्या क्या क्या, तो ये ना बहुत ज्यादा ड्रामा होता है, करेक्ट। वैसे ही अगर कोई प्ले है या कोई भी राइटिंग है जिसमें कॉमेडी तो है ही, साथ ही साथ बहुत ज्यादा ड्रामा है जो आपको इस प्ले में भर भर के मिलेगा, उसे हम कहते हैं फार्स। क्लियर? तो ये वर्ड डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में, जो कि वर्ड है फार्स। डन। ओके, द प्रपोजल मूल रूप से शीर्षक अ मैरिज प्रपोजल रूसी लघु कथाकार और नाटककार एंटोन चेखोव द्वारा एक प्रहसन, एक नाटक है, एक फार्स प्ले है, ठीक है। किसने लिखा है? जो लघु कथाकार यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट यानी नाटककार जो नाटक की स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, एंटोन चेखोव, उन्होंने ये लिखा है। 1888-89 में ये प्ले जो है, ये नाटक लिखा गया था। डन। ओके, चलिए। The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense। अब ये प्ले किस बारे में है ये बताया गया है कि प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज। देखो, जो बहुत ज़्यादा रईस घर होते हैं या जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उनकी यही इच्छा होती है कि उनके बेटे या उनकी बेटी की जो शादी है वो भी एक अमीर घर में हो, करेक्ट। तो यहाँ पे वही प्ले में दिखाया गया है कि कैसे जो वेल्दी फैमिलीज हैं, यानी जो रईस घर हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनका इच्छा यही होता है कि दे वांट टू टाई, यानी कि एक बंधन बांधना चाहते हैं वो विद अदर वेल्दी फैमिलीज, और वो बंधन डेफिनेटली रिश्तेदारी के रूप में यानी शादी के रूप में होगा। टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स, कैसे भाई, ये क्या चाहते हैं, ऐसे क्यों करना चाहते हैं? ताकि अपना एस्टेट यानी जायदाद जो है वो बढ़ा सकें। बाय एनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, और ये ऐसा कैसे कर लेते हैं? ये एस्टेट्स बढ़ाने के लिए मैरिजेस को एनकरेज करते हैं, ये एक तरीके से बढ़ावा देते हैं शादी की चीज़ को, कि भाई ताकि शादी होगी दो फैमिलीज के बीच में, अब एक ऑलरेडी रिच है, एक और रिच फैमिली, तो क्या होगा, जायदाद बढ़ेगी, कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशंस की वजह से और अमीर हो जाएंगे। दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, और ये जो एक बढ़ावा दे रहे हैं वो, ये चीज़ इनके लिए इकोनॉमिक सेंस में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। डन। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्टेट वर्ड की। अच्छा वर्ड है, ध्यान से सुनिए। नेटवर्थ यानी जायदाद। आपने कई बार सुना होगा, इज इस पर्टिकुलर की नेटवर्थ जो है इस पर्टिकुलर पर्सन की इतनी मिलियंस या इतने बिलियन डॉलर्स हैं, यानी इतनी उनकी जायदाद है, तो उसे एस्टेट कहते हैं।
डन, ओके चलिए। यह नाटक धनी परिवारों की प्रवृत्ति के बारे में है जो अन्य धनी परिवारों के साथ संबंधों की तलाश करते हैं, विवाह को प्रोत्साहित करके अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए सोचते हैं, जो एक अच्छी आर्थिक समझ है। तो एक बहुत ही आर्थिक समझ, अच्छी आर्थिक समझ क्या है इनके लिए कि भाई धनी है, हम लोग भी पैसे वाले हैं, तो कोई दूसरी धनी फैमिली, कोई दूसरी पैसे वाली फैमिली से एक रिश्ता जोड़ा जाए, और वो किस फॉर्म में, भाई शादी करा देते हैं अपने बच्चों की इनके घर के बच्चों से, करेक्ट। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे की जो जायदाद है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत ही सही आर्थिक समझ मानी जाती है। डन, ओके चलिए। Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. अभी इधर तीनों कैरेक्टर्स के नाम आ गए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक है इवान लोमोव, जिसे आप या तो लोमोव के नाम से या इवान के नाम से देखने वाले हो पूरी रेस्ट ऑफ द स्टोरी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टीपैन चुबुकोव, जो कि आप पूरी स्टोरी में चुबुकोव के नाम से ही सुनेंगे। एंड नेक्स्ट आ जाती है नाटल्या, ऑब्वियसली एक ही नाम दिया है, सो शी इज ओनली गोइंग टू बी द वन जिनके आगे स्टोरी में आप बात सुनेंगे, ठीक है। तो तीनों कैरेक्टर्स हैं, एक कौन है, इवान लोमोव, ये है एक लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर, ये बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं और बहुत टाइम से ये पड़ोसी हैं, किसके, स्टीपैन चुबुकोव के, जो भी क्या है, बहुत ज्यादा वेल्दी यानी पैसे वाले हैं। comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old girl। अब ये जो स्टीपैन चुबुकोव है, उनकी बेटी है नाटल्या, 25 साल की है वो, 25 years old, और इवान जो है वो इनके घर गए हुए हैं क्योंकि ये नाटल्या का शादी के लिए हाथ मांगना चाहते हैं। हाथ मांगना, आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी प्रपोजल लेके गए हैं वो कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। अब इसी पे पूरी स्टोरी चलनी चाहिए, बट स्टोरी बहुत भटक जाएगी और टुवर्ड्स द एंड कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है जो आपको भी हंसी आ जाएगी सुन के, ठीक है। तो अभी के लिए तीनों कैरेक्टर्स ध्यान में रखना है, वैसे मैं वैसे ही समराइज करा दूंगी जितने भी कैरेक्टर्स हैं। इवान लोमोव, स्टीपैन चुबुकोव और नाटल्या। तो नाटल्या किसकी बेटी है, स्टीपैन चुबुकोव की। नाटल्या कितने साल की हैं, 25 साल की हैं, और कौन उनसे शादी करना चाहता है, इवान लोमोव। क्लियर, ओके चलिए। सो इवान लोमोव स्टीफैन चुबुकोव जो भी धनी थे कि एक लंबे समय के धनी पड़ोसी थे, ठीक है, बहुत टाइम से ये लोग पड़ोसी हैं और दोनों ही पैसे वाले हैं। वो चुबुकोव की 25 वर्षीय बेटी नाटल्या का शादी के लिए हाथ मांगने आया था, कौन, इवान, ठीक है। तो इवान इनके घर जाते हैं क्योंकि ये नाटल्या से शादी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, क्या है रीजंस, वो सब आप आगे जाके जानोगे। डन, ऑल राइट चलिए। All three, Ivan Lumov, Chubukov and Natalia, are quarrelsome people and they quarrel over petty issues। अभी दोनों वर्ड्स पहले समझ लो। quarrelsome का मतलब क्या होता है, झगड़ालू, ठीक है। quarrel का मतलब होता है झगड़ा करना। अगर कोई quarrelsome है यानी कि जिसकी प्रवृत्ति होती है झगड़े करने की, ठीक है, तो कोई भी अगर झगड़ालू इंसान होता है तो उसे आप quarrelsome कहते हो। साथ ही साथ petty का मतलब होता है बहुत ही मामूली, लाइक ट्रिवियल, एक और नया वर्ड है, अच्छे से सीख सकते हो वैसे चाहो तो। ट्रिवियल है एक और वर्ड जिसका भी मतलब होता है मामूली सी चीजें, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। बट होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है छोटी छोटी मामूली सी बेसलेस चीज़ों पे बात करने की, झगड़ा करने की, डिस्कशन करने की। तो ये तीनों की ही आदत है कि जो चीज़ों पे बात करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, उस पर भी ये लोग डिस्कशन करते हैं, इवन झगड़ा करते हैं। The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling। I hope आपको amidst वर्ड याद है क्योंकि हमने बात क्या की थी, amidst में mid लिखा हुआ है, MID यानी middle of something, है ना। तो amidst of the quarreling यानी जब तक ये लोग झगड़ा करते रहेंगे ना, उस झगड़े के बीच ये मेन चीज भूल जाएंगे, और वो क्या है भाई कि प्रपोजल पे बात करनी है, पर वो सब भूल जाएंगे और फिर आगे जाके बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। डन, ओके चलिए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है भाई, quarrelsome वर्ड, petty वर्ड, petty के लिए एक और वर्ड है trivial, और amidst ऑलरेडी आपको क्लियर है। सो quarrelsome मीन्स आर्ग्यूमेंटिव यानी झगड़ालू। डन, ओके। इवान लोमोव, चुबुकोव और नाटल्या तीनों झगड़ालू लोग हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। इन सब झगड़ों के बीच प्रस्ताव को भुला दिया जाने का बहुत बड़ा खतरा है। डन, ओके। But economic good sense ensures that the proposal is made after all, although the quarreling perhaps continues। बट वही है इकोनॉमिक गुड सेंस, भाई वो भी धनी है इवान, ठीक है, बहुत पैसे वाले हैं, और स्टीपैन भी चाहते हैं मेरी बेटी की शादी किसी पैसे वाले घर में हो, बस उनका यही एक चीज़ है दिमाग में कि भाई वेल्दी है, पैसे वाला है, तो फायदे की बात है। तो ऑब्वियसली वो जो दिमाग में चीज़ चल रही है कि इकोनॉमिक गुड सेंस यानी आर्थिक समझ जो है वो अगर बेहतरीन है जिस भी पर्सन में, फाइनली उनकी वजह से क्या होता है, प्रपोजल जो है वो आगे बढ़ता है और इवान जो है फाइनली अपना प्रपोजल रख देते हैं किसके सामने, नाटल्या के सामने। बट फिर भी प्रपोजल के बाद भी कहानी खत्म हो जानी चाहिए ना, नहीं, आगे फिर इनका झगड़ा कंटिन्यू होता है और ये पता नहीं कब तक झगड़ते रहेंगे। डन, ऑल राइट चलिए।
अब हम बात करेंगे इसके बाद जो भी बिगिनिंग है, ठीक है, बट इसके पहले फटाफट हिंदी देख लेते हैं। लेकिन आर्थिक समझ ये सुनिश्चित करती है कि आखिरकार प्रस्ताव रखा जाए, हालांकि झगड़ा संभवतः जारी है। संभवतः क्या, 100% जारी है, जो कि आपको डेफिनेटली पता चलेगा जैसे लास्ट डायलॉग हम पढ़ेंगे। डन, ओके। चलिए अब हम फटाफट से कैरेक्टर्स को स्टार्ट करेंगे, फिर आपको सीन बताया जाएगा, क्योंकि प्ले है, ये नाटक है, तो आपकी आंखों के सामने जैसे कि स्टेज हो, यहाँ पे कैरेक्टर्स हो, वो सब चलेगा, तो स्टोरी ज्यादा अच्छे से याद कर पाओगे। स्टीपान स्टिपनोविच चुबुकोव, पूरा नाम है स्टीपान चुबुकोव का, ये एक लैंड ओनर है, एक जमींदार है। नाटालिया स्टिपनोवना, हिज डॉटर, 25 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये जो स्टीपान है उनकी बेटी है नाटालिया, और ये 25 साल की है। इवान वेसेलविच लोमोव, जिसे हम लोमोव या इवान बोलेंगे, वैसे वेसेलविच नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ध्यान में रखो, वॉट एवर आपको क्वेश्चन में सिर्फ वेसेलविच दे दें, है ना, कभी कभी एग्जामिनर का मन हो गया भाई आपको परेशान करने का, तो फिर क्या करोगे, तो वेसेलविच ध्यान में रखना। इवान वेसेलविच लोमोव, नेबर ऑफ चुबुकोव, ये पड़ोसी हैं चुबुकोव के। अ लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर, ये बहुत बड़े दिल के हैं, ठीक है, दिल बहुत बड़ा है इनका, बट इनमें कुछ तो लाइक गड़बड़ है। ये एक जमींदार तो है, बट कुछ तो रहस्य है, कुछ मिस्टीरियस है, कुछ बहुत ही सस्पिशियस, डाउटफुल है, ठीक है। अभी वो क्यों, क्योंकि आपको इनकी हरकतें जैसे पता चलेगी ना, जिस तरीके से ये बीमार हैं, या इनकी जो भी फिजिकल डिफॉर्मिटीज या जो भी प्रॉब्लम्स है इनकी, वो सब आपको जैसे जैसे पता चलेगा आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे वर्ड सस्पिशियस क्यों दिया है। डन, ओके। स्टीपान स्टिपनोविच चुबुकोव एक जमींदार हैं, नाटालिया स्टिपनोवना उनकी 25 साल की बेटी हैं, और इवान वेसेलविच लोमोव चुबुकोव के एक पड़ोसी हैं, एक बड़े और हार्दिक दिल के इंसान हैं, पर बहुत ही ज्यादा संदिग्ध जमींदार हैं, यानी बहुत सस्पिशियस, डाउट हो जिसपे बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन मार्क आ जाए दिमाग में, उस टाइप के जमींदार हैं। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं सीन की, यानी पहला जो जैसे स्टेज का पर्दा या कर्टेन ओपन होता है, तो क्या सीन है, क्या पूरा क्या बोले हम उसको, कि कैसा सेटअप है, हाँ, सेटअप इज द राइट वर्ड, कि क्या वहां पे रखा हुआ है, कहां पर अभी बैठे हुए हैं, कौन कौन कैरेक्टर्स की एंट्री होगी। सीन इज ऑफ अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस। Lomov enters wearing a dress jacket and white gloves. Chubukov rises to meet him. अभी क्या दिया हुआ है, जैसे ही कर्टेन ओपन होता है आपको एक ड्राइंग रूम का एक सीन दिखता है, जहां पर चुबुकोव, यानी ये जिनका घर है, ठीक है, किसका घर है ये, चुबुकोव का, वहां वो बैठे हुए हैं, और इवान वेसेलविच जो है वो इनके घर में एंटर करते हैं। इवान बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्रेस्ड अप है, उन्होंने पहना हुआ है एक ड्रेस, एक जैकेट, और उनके व्हाइट कलर के ग्लव्स। चुबुकोव जो है वो एकदम से उठ जाते हैं, क्योंकि वो मिलते हैं इवान से ना, मतलब ऑब्वियसली आपके घर में कोई आता तो आप भी उठ जाते हो ना, नमस्ते हम कैसे हैं, तो वैसे ये भी उठ जाते हैं उनको वेलकम करने के लिए। डन, ओके। दृश्य है चुबुकोव के घर में एक ड्राइंग रूम का। लोमोव प्रवेश करता है, एक पोशाक, जैकेट और सफेद दस्ताने पहने हुए। चुबुकोव उससे मिलने के लिए उठता है, तो अभी वो ड्रेस्ड अप है प्रॉपरली। हाँ, अभी यही एक डाउट होगा, क्योंकि एक ड्रेस होती है जिसे इवनिंग ड्रेस कहा जाता है, जैसे आपने गर्ल्स के बारे में सुना होगा ना, इवनिंग गाउन, जो पार्टी वेयर लॉन्ग बिल्कुल गाउन्स होते हैं, जो आप ज्यादातर उन्हें पार्टीज में या किसी के शादी के रिसेप्शन में, एंगेजमेंट में, ऐसे सेरेमनीज में पहने हुए देखते हो, है ना। अभी जनरली कोई आपके घर में आ जाए, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही आया हुआ है कोई आपसे, सपोज कि कोई पड़ोस में कोई दीदी रहती है, ठीक है, आपके घर पर शक्कर मांगने आई है, और वो इवनिंग गाउन पहन के आ जाए, तो आपके दिमाग में बात नहीं आएगी क्या है, मतलब इवनिंग गाउन पहन के क्यों आए। वैसे ही इवान इनके पड़ोसी हैं, और बढ़िया सज धज के उनके घर पे आए हुए हैं, ऐसे कपड़े पहन के आए जो कि कोई पार्टी में पहन के जाता है, तो ये उनके दिमाग में प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, किसके, स्टीपान के, कि भैया ऐसे ड्रेसअप होके क्यों आए। उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कि भाई आगे का सीन क्या है, बट आई होप यू रिमेंबर कि स्टार्टिंग क्या हो रही है। क्लियर, ओके। Chubukov says, "My dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilevich, I am extremely glad. How are you?" Lomov says, "Thank you. How are you?" अभी जैसे ही ये जो स्टीपान है वो इनको बोलते हैं चुबुकोव, अरे बाप रे, ये मैं किसको देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद इवान इनके घर पे आए, ठीक है, तो वो ना बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं, तो वो सीधे सीधे पूछते हैं कि अरे बाप रे, ये मैं किसको देख रहा हूँ, इवान को, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, ग्लैड मतलब खुश, ठीक है, तो वो बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और तुम कैसे हो। लोमोव कहते हैं थैंक यू, ऑब्वियसली किस बात के लिए थैंक यू बोलेंगे वो, क्योंकि उन्होंने बोला आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो ये बोलते हैं थैंक यू, और फिर पूछते हैं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। क्लियर, ऑल राइट। चुबुकोव कहते हैं मेरे प्यारे साथी, मैं किसको देख रहा हूँ, इवान वेसेलविच, मुझे बहुत खुशी हुई है। अरे कैसे हो। लोमोव कहते हैं धन्यवाद, आप कैसे हैं। तो अभी नॉर्मल सा ऐसी बातचीत चल रही है। Why are you so formal in your getup? Come only to see you. Then why in evening dress?
I have come to you to trouble you with a request and then drinks some water. देखो ये डायलॉग्स हैं आपकी बुक में, बट उतना लिखते बैठेंगे तो चेंज करने में कितना ज़्यादा, स्लाइड चेंज करने में सेकंड्स जाते हैं, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अभी हमने क्या किया है, डायलॉग्स को एक शॉर्ट तरीके से रख दिया है ताकि आपका कंप्लीट रिविजन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कौन पूछेगा व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप? ऑब्वियसली स्टीपैन चुबुकोव, वो पूछते हैं लोमोव से। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, वैसे आप अपनी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसको ओपन करके रख लो अपने सामने, ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ 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 ये डायलॉग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, चुबुकोव पूछते हैं तुमने ऐसे अनौपचारिक, सॉरी औपचारिक, फॉर्मल, ऐसे औपचारिक कपड़े यानी कि ऐसे फॉर्मल कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तो यहाँ इवान बोलते हैं कि मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। तो कोई भी बोलेगा अरे भाई मुझसे मिलने आया था, सज धज के क्यों आए हो? देन वाई इन इवनिंग ड्रेस, तो तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी है? इवनिंग ड्रेस का मतलब ये नहीं है जो शाम को पहनते हैं। इवनिंग ड्रेस जो है एक प्रकार की कपड़े होते हैं जो आप किसी पार्टी में पहनते हो, जैसे सूट कोट वगैरह पहनते हैं ना, वैसे टाइप की ड्रेस। आई हैव कम टू यू टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट। तो इवान बोलते हैं भाई मैं आपको जो है एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं मैं आपके सामने, और मैं आपको परेशान करने आया हूं। परेशान कैसे करते हैं हम, जैसे हमको कोई किसी से हेल्प चाहिए तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, सॉरी मैं आपको परेशान कर रहा हूं बट प्लीज आप मेरा एक काम कर देंगे, तो वो वाला परेशान, ठीक है। तो ये भी यही बोलते हैं कि मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आया हूं, आपको परेशान करने आया हूं। और फिर थोड़ा बहुत पानी पीते हैं। कौन पीते हैं? लोमोव पीते हैं। लोमोव बार बार पानी पीते क्यों हैं उसके बारे में आगे आपको रीजन मिल जाएगा। डन, ओके। तुम अपने पोशाक में इतने औपचारिक क्यों हो? केवल आपसे मिलने आया हूं। फिर इवनिंग ड्रेस, किसी खास अवसर पर शाम को पहनने वाली पोशाक के पहने हो। मैं आपके पास एक अनुरोध लेकर आया हूं, आपको परेशान करने आया हूं। लोमोव थोड़ा पानी पीता है। यानी कि यहाँ पर वो पूछते हैं कि तुम फिर इतनी इवनिंग ड्रेस में क्यों रेडी होके क्यों आए हो? इवनिंग ड्रेस ऐसा कोई पोशाक जो किसी अवसर पर, किसी पार्टी में पहना जाता है। ज्यादातर माना जाता है कि पार्टीज देखो इवनिंग्स में स्टार्ट होती है तो इवनिंग में होता है, बट जनरली भी पहन सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। देन वो बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ आपके पास एक अनुरोध लेकर, एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं, मैं आपको थोड़ा परेशान करने आया हूं। और फिर थोड़ा बहुत पानी पीते हैं। कौन? लोमोव। डन, ओके। चुबुकोव असाइड, he has come to borrow money, shan't give him any। अभी देखो, जब भी आप कोई सीरियल देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है ना कि जैसे एक नेगेटिव रोल जो प्ले कर रही हैं, ठीक है, वैम्प कहा जाता है जिन्हें, और एक जो बहुत ही संस्कारी रोल प्ले करती हैं यानी जो मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है। अभी ये जो नेगेटिव रोल प्ले करती हैं वो कभी भी उनको कुछ ऐसे षड्यंत्र रचना होता है तो वो मन में बोलती हैं और इशारे करती हैं, आज तो मैं इसके खाने में ये मिला दूंगी, ऐसा करके, है ना। तो वो जो होता है, ऐसा होता है कि भाई वो जो कुछ भी सोच रही है वो हमें सुनाई देता है एज एन ऑडियंस। बगल में जो भाई पॉजिटिव कैरेक्टर है यानी कि जो मेन कैरेक्टर है उनको कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे ही जब कोई प्ले होता है हमारी आंखों के सामने स्टेज पे, तो जो भी डायलॉग्स एक कैरेक्टर को बोलने हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस सुने, बाकी जो साइड में जो कैरेक्टर हैं वो ऐसे दिखाएगा जैसे उसको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसे उनको ऑब्वियसली उनको स्क्रिप्ट मिली होती है तो वो असाइड लिख देते हैं स्क्रिप्चर में। यानी यहाँ पे चुबुकोव जो हैं वो साइड में होकर कुछ डायलॉग्स बोलेंगे जो हम ऑडियंस के लिए होंगे, यानी हम सुने। बाकी लोमोव को नहीं पता कि चुबुकोव ऐसा सोच रहे हैं। क्लियर हो गया? उसे कहा गया है असाइड। यानी चुबुकोव थोड़ा साइड में होकर बोलते हैं कि पक्का ये मुझसे पैसे उधार लेने आया है। ही हैज कम टू बोरो मनी। शैंट का मतलब होता है शैल नॉट। जैसे आपने सुना होगा विल नॉट, इसी को लिखते हैं वोंट। वैसे ही होता है शैल नॉट, जिसे लिखते हैं शैंट, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कैन नॉट, जिसे हम लिखते हैं कांट। करेक्ट? तो ऐसे ही ध्यान में रखना है, शैल नॉट मतलब शैंट, यानी फ्यूचर में नहीं देने की बात। शैंट गिव हिम एनी, यानी मैं उसको थोड़े से भी पैसे, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, ठीक है। I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanovna in marriage। बट एकदम से जो इवान है वो बोल देते हैं स्टीपैन चुबुकोव को कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ भाई, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो मैं आपकी बेटी के लिए शादी का रिश्ता लेके आया हूँ, ठीक है। तो उनके दिमाग में चल रहा था ये पैसे लेके आया है, बट ये क्या बता देते एकदम से कि वो तो शादी का रिश्ता लेके आया, वो भी इनकी बेटी के लिए। आगे क्या होगा बात करेंगे, पहले फटाफट से देख लो कि शैंट क्या है, शैल नॉट। वैसे आपको समझ आ गया होगा, एक और बार देख लो। शैंट मीन्स शैल नॉट, यानी नहीं करूंगा। अभी यहाँ लिखा है शैल नॉट गिव हिम एनी मनी, यानी कि पैसे नहीं दूंगा, ठीक है, ओके। चुबुकोव एक तरफ होकर कहते हैं यह पैसे उधार लेने आया है, उसे थोड़े भी पैसे नहीं दूंगा। मैं आपकी बेटी नाटालिया स्टेपनोवना का विवाह के लिए हाथ मांगने आया हूँ। अब फाइनली इन्होंने अपनी बात रख दी कि भाई मैं नाटालिया से शादी करना चाहता हूँ और उसी इरादे से मैं आपके घर पे आया। डन, ओके।
Chubukov says, I'm so glad and so on. Yes, indeed. And all that sort of thing. Embraces and kisses Lomov. I have been hoping for it for a long time. It's been my continual desire. I have always loved you, my angel. So if you were माई ओन सन। अभी इतने सारे डायलॉग्स हो गए, आपको बस यहाँ पे ये सोचना है कि जैसे कोई पापा हैं, ठीक है, कोई पिताजी हैं, वो बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि उनकी बेटी की शादी जो है एक बहुत अच्छे घर में हो, जैसे कि हर पेरेंट्स चाहते हैं, ठीक है। अभी एकदम से उनके सामने खुद ब खुद ऐसा रिश्ता आ जाए कि अरे मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और ये वैसा ही घर है जैसे कि वो पिताजी चाहते हैं, तो कितने वो खुश हो जाएंगे, राइट, एक्सट्रीमली हैप्पी। वही चीज यहाँ पे किसके साथ हो रही है, चुबुकोव के साथ। जैसे वो बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। क्या बोलते हैं वो, मैं कितना खुश हूँ, आई एम सो ग्लैड, और फिर आगे की कुछ भी बोल देते हैं, हाँ ठीक है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और जो भी है, ऐसे बोलते हैं ना हम, ऐसे एंड सो ऑन। येस इंडीड, बिल्कुल सच में, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और जो भी तुम समझो। एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमो, एम्ब्रेस वर्ड हमने सुना था कहाँ पर, कुछ याद आ रहा है धुंधला धुंधला सा, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, है ना, जब बेलिंडा एम्ब्रेस करती हैं किसको, कस्टर्ड को, यानी गले लगा लेती है। सो एम्ब्रेस करना यानी गले लगाना, तो एकदम से जो चुबुकोव हैं वो लोमोव को गले लगा लेते हैं, उनको किस करने लगते हैं, एंड फिर बोलते हैं कि मैं कितने टाइम से इस दिन की तलाश में था, तलाश में तो नहीं, आशा कर रहा था, ठीक है। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, और मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है, और मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता आया हूँ, यानी कि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि नाटल्य की शादी तुमसे हो, और तुम क्या हो, एंजल हो भाई, मेरे प्यारे हो, बहुत ही प्रिय हो, और मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे कि तुम मेरे अपने बेटे हो। अभी ये सब झूठ है, क्यों, अभी थोड़ी देर पहले क्या लग रहा था इनको, ही पक्का पैसे मांगना है, मैं नहीं दूंगा, अरे बेटे जैसे प्यार करते हो और पैसे नहीं दूंगा, तो समझ रहे हो कैसे बदल गए वो, क्योंकि अभी इनका फायदा इधर कि एक अच्छे घर में, एक पैसे वाले घर में, एक अच्छे लड़के से उनकी बेटी की शादी होगी। डन, ओके। चुबुकोव कहते हैं मैं बहुत खुश हूं, और इसी तरह, हाँ वास्तव में, और उस तरह की सभी चीजें लोमोव को गले लगाते हैं। मैं लंबे समय से इसकी उम्मीद कर रहा था, यह मेरी निरंतर इच्छा रही है। मैंने हमेशा ही मेरे प्यारे तुम्हें अपने बेटे जैसे प्यार किया है। आई नो अभी थोड़ा हिंदी में अटपटा लग सकता है आपको, क्योंकि यहाँ के डायलॉग्स ही ऐसे प्रपोजल के, बट डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। डन, ओके। नेक्स्ट लोमोव कहते हैं, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। अभी कई बार आपने, कई बार तो नहीं, एक गाना जरूर सुना होगा जहाँ पे लाइन है, यू कैन काउंट ऑन मी लाइक 1 2 3, राइट। तो काउंट ऑन का मतलब कि आप मुझ पे या तुम मुझ पे हमेशा भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लोमोव पूछ रहे हैं किससे, चुबुकोव से, बट क्या आपको लगता है कि जो नाटल्या हैं वो इस चीज के लिए सहमत होंगी, क्या मैं नाटल्या की सहमति पे भरोसा कर सकता हूं कि हाँ नाटल्या हाँ ही बोलेंगी, क्योंकि कंसेंट का मतलब होता है सहमति। क्लियर। चुबुकोव कहते हैं ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, शी इज इन लव ए गैट, शी इज अ लव सिक कैट, एंड सो ऑन। तो चुबुकोव कहते हैं अरे बिल्कुल, वो तो मतलब कब से यही चीज चाह रही है, और वो तो कब से ही किसी प्रिय के तलाश में है, और डेफिनेटली वो हाँ ही कहेगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को जानते हैं कि भाई मेरी बेटी भी जो है शादी करना चाहती है। सो इस तरीके से वो लोमोव को बोल देते हैं कि डेफिनेटली नाटल्या रेडी है। डन। अब फटाफट से कंसेंट, एगार्ड और लव सिक का मीनिंग पढ़ लेते हैं, फिर डायलॉग्स देखेंगे। कंसेंट का मतलब किसी चीज की भी सहमति, सो अग्रीमेंट टू डू समथिंग, यानी सहमत होना। एगार्ड एक एक्सक्लेमेशन है, जैसे कि हम बोलते नहीं है वाओ, ठीक है, हम वाओ लिखते हैं तो हमेशा ऐसे लिखते हैं एक्सक्लेमेशन, यानी कभी भी कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप ऐसे हो जाते हो, ओ माय गॉड वाओ, है ना। तो वो जो होता है ना एक्सक्लेमेशन, वो आपकी फीलिंग समझाता है। वैसे ही एगैड भी एक एक्सक्लेमेशन है। ये क्या बताता है, एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, एंगर और अफर्मेशन। या तो ये सरप्राइज दिखाएगा, या ये गुस्सा दिखाएगा, या फिर ये हामी दिखाएगा। अफर्मेशन, यहाँ पर हामी भर रहे हैं वो। विस्मयाधि बोधक, यानी कि एक एक्सक्लेमेशन, यानी कि वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो अपना अफर्मेशन, पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। कौन, स्टेपैन, कि हाँ डेफिनेटली हाँ बोलेगी कौन, और नाटल्या। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है लव सिक। इन लव और मिसिंग द पर्सन वन लव्स सो मच दैट वन इज अनेबल टू एक्ट नॉर्मली। लव सिक का मतलब प्यार में पागल हो जाना, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो या तो सच में प्यार में पड़ चुका है, या फिर किसी को मिस कर रहा है इतना ज्यादा कि वो नॉर्मली एक्ट ही नहीं कर रहे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, उसे कहते हैं हम प्रेम करने वाला, यानी लव सिक। डन। तो लोमोव कहते हैं कि आपको लगता है कि नाटल्या अपनी सहमति दिखाएंगी। चुबुकोव कहते हैं बेशक मेरे प्रिय, वह एक प्यारे व्यक्ति की तलाश में है। और इस तरीके से लोमोव को थोड़ी ऐसे हौसला मिल जाता है थोड़ा सा कि हाँ डेफिनेटली नाटल्या हाँ कहेंगी। डन, ओके। नेक्स्ट लोमोव कहते हैं इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर,
जस्ट एज इफ आई वुड हैव गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। अभी होता क्या है कि जब लोमोव को समझ आता है ना कि अच्छा ठीक है चुबुकोव कह रहे हैं कि ये सही हैं और नाटालिया जो है वो हाँ कर देंगी, ऐसा वैसा होता है। इस बीच क्या होता है कि चुबुकोव जाके नाटालिया को बुलाने के लिए रूम में चले जाते हैं, ठीक है, नाटालिया को वो बुला के लाएंगे। अब लोमोव जो हैं वो अकेले हैं, कहाँ, जो इनका ड्राइंग रूम है वहाँ पे, और ये सिर्फ अपने बारे में अब जो भी बातें होंगी दिमाग में वो चलती रहेंगी। एकदम से इनको ना ठंड जैसा लगने लगता है, ठंडी फील होने लगती है, और इनको लगता है जैसे कि ये पूरी बॉडी इनकी कांप रही हो। जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, आपको अगर एनजाइटी होती है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगता है घबराहट घबराहट जैसी हो रही है, तो कभी कभी क्या होता है बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाती है ना, और आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से कांप रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही होती है जिससे आपकी नर्वसनेस बढ़ रही है। वैसी चीज़ लोमोव के साथ हो रही है, क्योंकि वो बहुत नर्वस है कि पता नहीं मतलब क्या होगा, नाटालिया हाँ करेंगी कि नहीं, क्या मैं जो भी कर रहा हूँ सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। और ऐसी स्थिति है जैसे कि मानो उनके सामने उनका कोई एग्जाम होने वाला हो, अभी कोई परीक्षा होने वाली हो। जैसे हमारा एग्जाम का दिन है, ठीक है, आपने इतनी पढ़ाई की है नहीं, तो आप कितना ज़्यादा नर्वस होते हो, या फिर आपका एग्जाम का दिन है और आपको पता ही नहीं है कि क्या पूछा जाने वाला है, लाइक सरप्राइज टाइप के जो होते हैं, जैसे आपके वाइवा होते हैं जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, तो टीचर कुछ भी पूछ लेते हैं कई कबार। कुछ कुछ होता है जो रटा हुआ आपका पूछते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ये जानने के लिए कि आप कितना ज़्यादा ध्यान से एक्सपेरिमेंट्स करते हो। तो वो जो एक एंजाइटी होती है, वो जो नर्वसनेस होती है, वो लोमोव को फील हो रही है। आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, और एकदम से जो लोमोव है वो खुद को समझा रहे हैं कि नहीं बस बस, अब मुझे ना अपना जो दिमाग है, मानसिक संतुलन है, वो स्थिर रखना पड़ेगा, मुझे अब ये चीज़ के बारे में ठान लेना पड़ेगा। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं अपने आप को और समय दूंगा कि मैं और सोचूं, टू हेजिटेट, कि मैं थोड़ा हिचकिचाऊं इन बात पे कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, टू टॉक अ लॉट, और या फिर मैं और ज़्यादा बातें कर करके सोचूं कि मेरा जो डिसीजन है वो सही है या नहीं, टू लुक फॉर एन आइडियल, या फिर मैं बैठ के इंतज़ार करूँ कि मेरे लिए जो सबसे आइडियल या सबसे बिल्कुल सही सटीक अगर कोई लड़की मिलेगी मुझे। आइडियल क्या होता है, देखो हर किसी के अपने अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो अगर लोमोव ये बैठेंगे, ये सोचने बैठेंगे कि भाई जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस है लाइफ में, मैं वैसी ही लड़की की तलाश में बैठा रहूं, या फिर वो जब तक मैं इंतजार करता रहूं, या फिर फॉर रियल लव, या फिर कभी ऐसा हो कि मुझे सच में किसी से प्यार हो जाए, ये मैं इन सब चीज़ों के लिए अगर वेट करता रहूंगा, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तो मेरी कभी शादी हो ही नहीं पाएगी। तो लोमोव अपने आप में ये सोच रहे हैं कि अगर मैं और ज़्यादा समय लूंगा या फिर मैं बिल्कुल बाकी चीज़ों के लिए वेट करता रहूंगा, तो फिर मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। तो भाई अभी राइट टाइम है। क्लियर? ओके। अभी ट्रेम्बलिंग वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग और क्विवरिंग, टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइटी, एक्साइटमेंट और फ्रेलिटी। या तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, या तो आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, या फिर आप बहुत वीक हो, ठीक है, कमज़ोर हो बॉडी से, तब आपकी बॉडी शेक होती है, कांपने लगती है, और उसे ट्रेम्बलिंग कहते हैं, यानी कि कांपना। क्लियर? ओके। लोमोव कहते हैं बहुत ठंड है, मैं कांप रहा हूं, जैसे कि मेरी परीक्षा है, मुझे अपना मन बनाना होगा। अगर मैं एक आदर्श या सच्चे प्यार के लिए खुद को सोचने, संकोच करने, बहुत बात करने के लिए अगर समय देता हूं, तो मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगा। तो वो यहाँ पर अपने आप से समझदारी की बातें कर रहे हैं कि भाई अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अभी एकदम से डिसाइड करूँ कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी नाटालिया से, बिकॉज मे बी वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करती हैं, बट अभी वो इस स्टेज पे हैं कि उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब मैं अगर ये टाइम लूंगा तो फिर मेरी शादी कभी हो ही नहीं पाएगी। क्लियर? ओके। नाटालिया स्टिपनोवना इज एन एक्सेलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। और वो यही सोच रहे हैं कि नाटालिया जो है वो बहुत ही एक्सेलेंट हाउसकीपर हैं, यानी कि वो घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। नॉट बैड लुकिंग, वो दिखने में भी एवरेज हैं, लाइक बुरी नहीं दिखती हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड यानी पढ़ी लिखी हैं। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक। इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। तो यहाँ पर वो एकदम से सोचने लगते हैं जो इवान है कि पहली बात तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैं 35 वर्ष का हूँ, 35 ईयर्स का हूँ, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एज होती है। लाइक 35 एज ऐसा होता है कि मानते हैं कि भाई शादी के लिए या तो होगी या नहीं होगी, ऐसा जब लिखा गया है प्ले तब की बात है, ठीक है, सो टू स्पीक। एंड इन द सेकंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। और दूसरी चीज़, अब समय आ गया कि मैं अब एक शांतिपूर्ण, एक बहुत ही आम जिंदगी जो है वो जीना शुरू करूँ, तो इसीलिए वो अब सोच रहे हैं कि अब राइट टाइम है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्लियर? ओके। नाटालिया स्टिपनोवना एक उत्कृष्ट गृहिणी हैं, वह बुरी नहीं दिखती हैं और अच्छी तरह से शिक्षित भी हैं। सबसे पहले मैं 35 वर्ष का हूँ, जो कि एक बहुत ही विकट उम्र है। दूसरे स्थान पर मुझे अब एक शांत और नियमित जीवन जीना चाहिए। तो अपने आप को समझा रहे हैं, तो क्यों वो
अब शादी करना चाहते हैं इस वक्त, तो उसके बहुत सारे रीजंस आपको मिल गए। दूसरी बात, उनके हिसाब से नाटल्या बिल्कुल सही मैच रहेंगी उनके लिए, वो भी रीजंस आपको मिल गए, तो ये सब ध्यान में रखना है। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आई सफर फ्रॉम पाल्पिटेशंस, आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग awfully upset. At this very moment, my lips are trembling and there's a twitch in my right eyebrow. But the very worst of all is the way I sleep. अब वो अपनी जो बीमारियां हैं उसके बारे में बता रहे हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकली वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि आई सफ़र फ्रॉम पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस क्या होती है? जब इरेगुलर हार्ट बीट हो, यानी कभी बहुत तेज़ हो जाती है हार्ट बीट, कभी बहुत लो हो जाती है, तो उसे पाल्पिटेशन कहा जाता है। आई एम एक्साइटेबल, और ये बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ होती है तो एकदम से उनके इमोशंस बिल्कुल ओवर निकलते हैं, बहुत जल्दी वो उत्तेजित हो जाते हैं। ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, या तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा अपसेट या सैड फील करने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत लाइक मे बी मेंटली वो इतने वेल नहीं है। क्लियर? एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, और वो ये जो इस वक्त जब वो जो स्टिपन है वो गए हैं अपनी बेटी को बुलाने के लिए, ठीक है, और तब तक लाइक चुबुकोव जो है वो अपनी बेटी को बुलाने गए हैं, तब तक इस वक्त उनको इतनी नर्वसनेस हो रही है कि उनके अभी जो लिप्स हैं वो भी शिवर कर रहे हैं, कांप रहे हैं। एंड देयर इज अ ट्विच इन माय राइट आईब्राउ, और एक मरोड़ जैसा फील हो रहा है उनको, कहाँ पर? उनकी राइट आईब्राउ में, ठीक है, तो जो उनकी राइट आईब्राउज हैं उनमें, जिसे भौर कहते हैं, उसमें उनको एक ट्विच, एक मरोड़ फील हो रहा है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, बट इन सब बीमारियों से भी सबसे ज़्यादा जो इनकी लाइफ में सबसे वर्स्ट यानी सबसे खराब सिचुएशन जो है वो है इनके सोने का तरीका। जब भी ये सोने जाते हैं तो उनके साथ बहुत अजीब चीज़ें होती हैं, और वो भी अभी वो बताएंगे। क्लियर? चलो सबसे पहले पाल्पिटेशंस और ट्विच का मीनिंग पढ़ते हैं। सो पाल्पिटेशंस मीन अ नोटिसेबली रैपिड, स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर हार्ट बीट ड्यू टू एजिटेशन, एक्सर्शन और इलनेस। एक बहुत ही ज़्यादा तेज चलने वाली रैपिड, स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर, यानी कि कभी भी हाई कभी भी लो हार्ट बीट, ड्यू टू एजिटेशन, ड्यू टू एक्सर्शन और इलनेस, या तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है इस वजह से, या कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, इस वजह से अगर इरेगुलर हार्ट बीट होती है यानी घबराहट होना, उसे पाल्पिटेशन कहते हैं। ट्विच एक सडन क्विक मूवमेंट ऑफ फीलिंग, एकदम से कुछ फील होता है आपको, जैसे कोई भी मूवमेंट कहीं पे भी, सो उसे कहते हैं ट्विच, यानी मरोड़ फील करना। क्लियर? ओके, चलिए। मैं अनियमित दिल की धड़कन से पीड़ित हूँ, मैं आसानी से उत्साहित हो जाता हूँ और हमेशा भयानक रूप से परेशान हो जाता हूँ। उनके साथ कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, और बहुत उनकी रेगुलर हार्ट बीट या घबराहट से वो परेशान हैं। इस समय मेरे होंठ कांप रहे हैं और मेरी दाहिनी भौं में एक मरोड़ महसूस हो रही है। लेकिन सबसे खराब चीज़ है मेरे सोने का तरीका। बट ये सारी चीज़ें तो फिर भी वो डील कर लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया है जब वो सोने जाते हैं, जब रात को वो एक अच्छी साउंड स्लीप चाहते हैं, उस वक्त उनके साथ बहुत अजीब चीज़ होती है। और वो क्या है? चलिए आगे पढ़ते हैं। I no sooner get into bed and begin to go off. Suddenly something in my left side gives a pull. Can feel it in my shoulder and head. ये कह रहे हैं कि बस मैं सोने जैसे जाता ही हूँ, ठीक है ना? I no sooner get into bed, यानी कि बस मैं अब सोने जाता ही हूँ जैसे, एंड बिगिन टू गो ऑफ, और बस मेरे को नींद आ ही रही होती है कि मैं मतलब अच्छे से गहरी नींद ले लूँ। सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल, एकदम से उनको लगता है कि उनके लेफ्ट साइड में कोई उनको एकदम खींच रहा है, उनको एक खिंचाव महसूस होता है, और ये खिंचाव वो अपने कंधों, शोल्डर्स और अपने हेड में भी फील कर सकते हैं। यानी जैसे ही वो सोने जाते हैं एकदम से उनको लगता है कि कोई खिंचाव महसूस हो रहा है उनको, और डेफिनेटली उनकी नींद जो है वो नहीं हो पाती। चलिए इसे को हिंदी में पढ़ते हैं। मैं जैसे ही बिस्तर पर जाता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ, अचानक मेरी बाईं ओर कुछ खिंचाव महसूस होता है। इसे मैं अपने कंधे और सिर में महसूस करता हूँ, और ये खिंचाव वो अपने सर, अपने कंधे, अपने लेफ्ट साइड हर जगह महसूस कर पाते हैं। I jump up like a lunatic, walk about a bit and lie down again. But as soon as I begin to get off to sleep, there's another pull, and this may happen 20 times. अब वो बोलते हैं कि मैं एकदम से एक ल्यूनाटिक की तरह, व्हाट इज ल्यूनाटिक? कोई पागल हो जैसे, ठीक है, तो एक पागल की तरह। अभी पागल मतलब अगर कोई पर्सन अपने सेंसेस में नहीं होता है, मेंटली वो अपनी काबू में नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अजीब बिहेव करते हैं, उन्हें ल्यूनाटिक कहते हैं। तो उसी तरीके से ये जो इवान है वो एकदम से अपने बिस्तर से जंप करके उतरते हैं, वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ा चलने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा बेटर फील हो, एंड लाई डाउन अगेन, और फिर सोने की कोशिश करते हैं। बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप, बट जैसे ही उनको नींद आने
उन्हें लगती है देयर इज अनदर पुल, उनको फिर से ऐसा खिंचाव महसूस होता है, एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स। और ये चीज़ डेली 20 बार होती है। जैसे ही वो सोने जाते हैं उनको 20 बार यही चीज़ एक्टिविटी दौरानी होती है। सोते हैं पुल फील होता है, एकदम से उठते हैं, थोड़ा चलते हैं, फिर सोते हैं, फिर पुल फील होता है, फिर थोड़ा चलते हैं, फिर सोते हैं। इस तरीके से ये 20 बार चलता है। तो आप समझ सकते हो इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि ये सो ही नहीं पाते प्रॉपरली, बाकी भी इतनी बीमारियां हैं। सो या वो इसीलिए बहुत अजीब है, तभी तो कहा एक सस्पिशियस लैंड ओनर। क्लियर? ऑल राइट, चलिए ल्यूनाटिक का मीनिंग पढ़ते हैं। ल्यूनाटिक इज अ पर्सन हु इज मेंटली इल, जो पर्सन अपनी मेंटल सेंसेस में नहीं है, यानी कि पागल जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो होते हैं ल्यूनाटिक। मैं एक पागल की तरह जागता हूँ, थोड़ा चलता हूँ और फिर से लेट जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं सोने की फिर से कोशिश करता हूँ मुझे एक और खिंचाव महसूस होता है, और ऐसा 20 बार होता है। सो ये इतनी डिफिकल्ट चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में कि अब उनको लगता है कि अब मैं एक नॉर्मल पीसफुल अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्लियर? ओके। नाटलिया सेज द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ। अब बीच में क्या होता है, अब नाटलिया आ गई हैं, ठीक है। नाटलिया बहुत नॉर्मल घर के कपड़ों में, और वो एकदम से बोलती हैं किसी लोमोफ को कि कैसे हो, और मतलब बाकी जो भी बातें हैं वो होगी, और वो लोमोफ को ये बोलती है प्लीज डोंट माइंड, मैंने घर के कपड़े पहने, मैं काम कर रही थी, ये सब चीज़ें। और ये अब बैठते हैं। अब इनका जो डिस्कशन होगा वो बहुत सारी इधर उधर की बातें होंगी, और देखते हैं प्रपोजल वाली बात निकलती है या नहीं। तो अभी चुबुकोव नहीं है, सिर्फ नाटलिया और इवान आपको दिखेंगे ये जो दृश्य है उसमें। क्लियर? ओके। नाटलिया लोमोव से कहती हैं द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, yesterday it was so wet that the workmen did not do anything all day, felt greedy and had a whole field cut, and now I'm not at all pleased, afraid my hay may rot। तो नाटलिया बोलती हैं कि देखो मौसम कितना सुहाना है आज, कितना खूबसूरत है। स्प्लेंडेड मतलब वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो देखो वेदर कितना अच्छा हो रहा है कि कल तो भाई इट वॉज सो वेट। अभी वेट कब होगा, जब बारिश होगी, है ना। तो कल तो इतनी बारिश हुई थी कि जितने भी मेरे वर्कमैन हैं, यानी जितने भी काम करने के लिए लोग आते हैं, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया पूरे दिन, क्योंकि ऑब्वियसली इनका खेतों में काम है, जो भी इनकी ज़मीन है, तो बारिश होने के कारण ये काम नहीं कर पाए। फेल्ट ग्रीडी, और ये बोलती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लालच आ गई मन में कि हो सकता है देखो बाकी की जो फील्ड है वो कट ना कर पाए लोग राइट टाइम पे, तो मैं अभी से कट करवा लेती हूँ। तो लालच के चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने पूरा जो अपना खेत है, जो पूरी ज़मीन है, उसकी पूरी फील्ड कट करवा दी। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज, और अब मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही, अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मैंने गलत किया है, क्योंकि अब मेरे दिमाग में एक और डर बैठ गया कि माई हे मे रॉट, कि मेरी जो ये जो सूखी घास है जो इन्होंने फील्ड से कटवा दी है, अब वो पूरी तरीके से सड़ जाएगी। रॉट मतलब सड़ जाना, तो सड़ जाएगी तो और पैसे नहीं मिलेंगे, पूरा नुकसान हो गया। तो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने लालच की और पूरी फील्ड जल्दी से कटवा दी। बल्कि आज देखो मौसम कितना अच्छा है, उनको लग रहा था अब आने जाने मतलब आने वाले दिनों में शायद मौसम ऐसा ही रहेगा, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है पूरा फील्ड कट करवा देती हूँ। डन? ओके। नाटलिया कहती हैं आज मौसम कितना सुहावना है, कल इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि कामगार ने पूरे दिन कुछ काम नहीं किया। मैंने लालच की और एक पूरा खेत कटवा दिया, और अब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। डर है कि पूरी सूखी घास सड़ सकती है। तो यही चीज़ है, यहाँ पर एक और छोटा सा आपको मैसेज मिल गया कि नाटलिया बहुत ग्रीडी हैं, ठीक है, बहुत लालची हैं वो, और उनको ऐसा लगा कि भाई पैसे मिलेंगे पूरी फील्ड कटवा देती हूँ, बट अब उनको बहुत बुरा लग रहा है, तो बहुत जल्दी स्पॉन्टेनियस वो डिसीजंस लेती हैं, जो गलत आदत है। सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहिए। तो लालच में आके वो एक गलत डिसीजन ले रही है, और अब उनको डर लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया कि जो भी सूखी घास है वो सड़ गई, तो ये वो बातचीत कर रही है किससे? लोमोव से। क्लियर? ओके। I ought to have waited a bit. Lumos says, I have long since my childhood in fact had the privilege of knowing your family. My late aunt and her husband, from whom as you know I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. अभी यहाँ पे क्या होता है, वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए था। किसको लगता है? यहाँ बात हो रही है नाटलिया की। नाटलिया अपनी बात कंटिन्यू कर रही है कि मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए था, मुझे पूरी फील्ड नहीं कटवानी चाहिए थी। अब इस बीच लोमोव जो है उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे प्रपोजल की बात रखनी है, बट मैं डायरेक्टली ना रख के चलो मैं थोड़ा कुछ दूसरी बात निकालता हूँ। तो अब वो पूरी भूमिका बनाते हैं, और लोमोव कहते हैं कि बहुत टाइम से, मेरे बचपन से इनफैक्ट मेरे पास ये प्रिविलेज रहा है, मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी रही है, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली को जान पाया। मेरी जो लेट आंट है, यानी मेरी जो स्वर्गीय आंटी हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं, पति हैं,
हैं जिनसे जिन्हें आप जानती हैं और तुम्हें पता है कि जिनसे मेरे को अपनी ज़मीन जो है मुझे वहीं से मिली है, ठीक है, जो पूर्वजों से आपको चीज़ मिलती है उसको इनहेरिटेड कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि जैसे कि आप जानती हैं जो मेरी स्वर्गीय आंटी हैं और जो उनके हस्बैंड है उन्हीं से मेरे को ज़मीन मिली थी। वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे किसकी, फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, यानी कि उनकी हमेशा ही रिस्पेक्ट रही है उनके मन में तुम्हारे पापा के लिए यानी कि चुबुकोव के लिए, और तुम्हारी स्वर्गीय माता जी यानी कि चुबुकोव की जो वाइफ होंगी उनके लिए। तो इस तरीके से देख रहे हो फैमिली जो रिलेशंस हैं, जो टर्म्स हैं वो लेकर आ रहे हैं बिटवीन द प्रपोजल, ताकि जब वो प्रपोजल रखे सामने तो ये सारी बातें ध्यान में रखकर नाटल्या हाँ ही करे। क्लियर? ओके, चलिए अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं बिकॉज कोई डिफिकल्ट वर्ड है नहीं आज सच। नाउ लेट्स जस्ट सी। इनहेरिटेड आई होप क्लियर हो गया, जो एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होता है। डन? ओके, अब इसे हिंदी में पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, यानी कि ये चीज़ जो है वो नाटल्या कहती हैं कि मुझे इतनी जल्दी जो है पूरा खेत कटवा नहीं देना चाहिए था, अदरवाइज अभी ना उनको डर लग रहा है ना कि लालच तो कर ली स्टार्टिंग में, बट अब क्या होगा, अब अगर पूरी जो ये है अगर वो सड़ जाती है तो मेरा ही नुकसान होगा। अब क्या होता है ना, देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ी बीच में बता देती हूँ आपको कि जब चुबुकोव अंदर गए थे ना नाटल्या को बुलाने, अपनी बेटी को बुलाने, तब उन्होंने अपनी बेटी को ये नहीं बताया है कि लोमोव आए हैं और लोमोव जो है वो तुमसे शादी करना चाहते हैं तो शादी का रिश्ता लेके आए। ऐसी कोई बात उन्होंने अपनी बेटी को नहीं बताई, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि बाहर जाओ, कोई मर्चेंट यानी कोई बिजनेसमैन है, कोई आया हुआ है, कोई खरीदार आया हुआ है, जो भी ये चीज़ें बेचते थे, मे बी हे बेचते थे या जो भी इनका फील्ड का काम था उससे रिलेटेड कोई आया हुआ है, यानी बिजनेस से रिलेटेड। तो नाटल्या जो है वो जैसे ही बाहर आती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, अरे इवान आया हुआ है, और बोलती पापा ने तो मुझे बोला कि कोई मर्चेंट आया है, बैठो बैठो। और फिर वो जो एप्रन पहनी होती, ड्रेस पहनी होती है, उसके लिए बोलती है कि प्लीज़ ये माइंड मत करना क्योंकि मैं अभी कुछ काम कर रही थी तो इसलिए गंदा हो गया है ड्रेस, और इस तरीके से। और फिर वो लोमोव को बोलती है इतने टाइम से तुम आए नहीं थे, कैसे हो, बैठो, और तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई है, वैसे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, और ऐसे ऐसे करके बातचीत चल रही है। और फिर लोमोव जो है वो उनसे वो बातचीत चलती है नॉर्मली ये वाली वेदर वाली, और फिर लोमोव जो है और नाटल्या जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जब नाटल्या बोलती है कि और बताओ क्या चल रहा है, कैसे आना हुआ, तो लोमोव कहते हैं कि देखो अब ना मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है कि मैं ये बात कर पाऊँ और तुम्हें भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। हो सकता है ये बात से तुम्हें गुस्सा आए, तुम नाराज़ हो जाओ, बट फिर भी मेरी बात सुनो। तो नाटल्या बोलती है भाई क्या हो गया, व्हाट्स द मैटर। अब लोमोव अपनी बातचीत स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये सारी जो कहानी थी वो मैंने आपको संक्षिप्त में बता दी है, और नाटल्या जो है वो उनसे लोमोव बातचीत डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट क्योंकि वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो टेंशन में आ जाते हैं, तो वो इधर उधर की बातें कहेंगे और भूमिका निभाते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। सो लोमोव कहते हैं मुझे बचपन से ही वास्तव में आपके परिवार को जानने का सौभाग्य मिला है। मेरी स्वर्गीय आंटी और उनके पति, जिनसे जैसा कि आप जानते हैं मुझे अपनी ज़मीन विरासत में मिली है, हमेशा आपके पिता और आपकी स्वर्गीय माँ की इज्जत करते थे। तो यहाँ पर वो ये पूरी स्टोरी फैमिली से लिंक करके बता रहे हैं ताकि वो हाँ कर दे, वो मना ना करें। सो इस तरीके से बातचीत चल रही है। इनहेरिटेड का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया है, विरासत में, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होना। डन? ओके। The Lomovs and Chubukovs have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other. अब लोमोव जो है आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं कि देखो जितने भी लोमोव्स यानी कि जो मेरी फैमिली पूरी रही है, और जो जितने भी चुबुकोव्स हैं यानी नाटल्या की जो पूरी फैमिली रही है, हमेशा उन लोगों के बीच में एक फ्रेंडली यानी बिल्कुल जैसे दोस्तों के बीच में होता है ना व्यवहार, वैसा व्यवहार है। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से, और मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ लाइक ऑलमोस्ट, कि हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट, लविंग, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर या एक दूसरे के लिए बातचीत या बोलना चाहिए एक दूसरे के लिए सोच रही है। क्लियर? लोमोव और चुबुकोव के बीच हमेशा सबसे दोस्ती का व्यवहार रहा है, और मैं कह सकता हूं कि एक दूसरे के लिए सबसे स्नेही सम्मान भी रहा है। तो इस तरीके से वो बातचीत इसलिए कर रहे हैं, जैसे आपने कभी देखा हो कुछ सीरियल्स या कुछ मूवीज़ में ऐसी प्लॉट बनाते हैं ना कि हमारे जो खानदान है वो सालों से एक दूसरे को जानते हैं, अब तो हम बिल्कुल हमारी बेटी का रिश्ता जो है हम आपके बेटे के लिए लाए, ऐसे करके जो कहानी नहीं बनती है, तो वो क्यों बोली जाती है ताकि सामने वाला मना ना करे, है ना। इसी तरीके से लोमोव भी जो है अपनी बातचीत रख रहे हैं सामने कि देखो हमारी फैमिलीज के बीच में कितने अच्छे रिलेशंस हैं, ताकि वो मना ना करे और उनको लगे नाटल्या को कि हाँ ही इज़ द बेस्ट मैच फॉर मी। क्लियर? ओके। My land is a near neighbor of yours. My oxen meadows touch your birch woods. और फिर लोमोव जो है वो एक दूसरे के बिजनेस में भी कितनी ज़्यादा बोलना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन है, वो सब बता रहे हैं कि देखो हमारी जो ज़मीन है, लोमोव कहते हैं कि मेरा जो लैंड है, मेरी जो ज़मीन है, वो भी आपकी जो ज़मीन है जो कि है ऑक्सन मियडोज, एक ऐसी जगह जहाँ पर घास चरने के लिए एनिमल्स वगैरह जो है जाते हैं, वो ऑक्सन मियडोज किसका कह रहे हैं, वो
कि हमारा जो लैंड है वो तुम्हारे मेरे ऑक्सन मेरोज तुम्हारे बर्च वुड से टच करते हैं। यानी यहाँ पर लोमोव कह रहे हैं कि ऑक्सन मेरोज जो है वो उनका है, यानी लोमोव्स का है, और बर्च वुड किसके हैं, वो नाटालिया के। बर्च वुड को जिस तरीके के पेड़ दिखते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं हमारी जमीन देखिए तुम्हारे जो बर्च वुड्स हैं उससे बिल्कुल टच होती है। नाटालिया सेज एक्सक्यूज मी, ऑक्सन मेरोज आर आर्स नॉट योर्स। तो फिर नाटालिया बोलती है अरे एक मिनट मुझे माफ करना, ऑक्सन मेरोज जो है वो तुम्हारी जमीन नहीं, वो हमारी जमीन है। यानी जो ऑक्सन मेरोज है, जो मैदान है, जो भी घास का खेत है, वो हमारा है। क्लियर? ओके, फटाफट से देख लेते हैं ऑक्सन मेरोज और बर्च वुड्स का मीनिंग। ऑक्सन मेरोज अ लैंड फुल ऑफ ग्रास फॉर एनिमल्स टू ग्रेज इन। एक पूरी ऐसी जमीन जहाँ पे घास ही घास है, ताकि जो भी जानवर हैं वो वहाँ वो घास चर सके, ग्रेस कर सके। तो जानवरों के चरने के लिए घास से भरी भूमि। और बर्च वुड्स क्या है? अ वुड ऑफ अ बर्च ट्रीज, यानी बुर्ज के पेड़ की लकड़ी। बुर्ज होता है बर्च वुड, ठीक है, तो उसकी पेड़ की लकड़ी बर्च वुड्स। तो बर्च वुड्स जो है रखे हुए नाटालिया के, उससे जो है ऑक्सन मेरोज की जो जमीन है वो टच होती है, ऐसा लोमोव कहते हैं। बट नाटालिया कहती है कि ऑक्सन मेरोज जो है वो लोमोव्स के नहीं बल्कि चुबुकोव्स का है। मेरी भूमि तुम्हारी जमीन के पड़ोस में ही है, मेरे घास के मैदान तुम्हारे बुर्ज के पेड़ों को छूते हैं। नाटालिया कहती है माफ करना, ऑक्सन मेरोज हमारे हैं तुम्हारे नहीं। और ये है पहले झगड़े का पहला टॉपिक, ठीक है, पहला झगड़ा, यानी अभी और भी झगड़े होंगे, और ये है पहला टॉपिक कि ऑक्सन मेरोज आखिरकार किसका है। क्लियर? ओके। लोमोव कहते हैं आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मेरोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्च वुड्स एंड द बर्न्ट मार्श। नाटालिया कहती हैं दे आर आर्स। तो यहाँ लोमोव कहते हैं अरे अरे मैं उस ऑक्सन मेरोज यानी उस जमीन की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे बर्च वुड्स और बर्न्ट मार्श जो है, एक जो पूरा दलदल है जो जला हुआ है पूरी जगह, उसके बीचों बीच वेज्ड है, फंसा हुआ है, तो वो ऑक्सन मेरोज की मैं बात कर रहा हूँ। तो नाटालिया बोलती है हाँ वही ऑक्सन मेरोज जो है मैं बोल रही हूँ वो हमारे हैं, चुबुकोव्स का वो लैंड है, लोमोव्स का लैंड नहीं है। क्लियर? ओके। लोमोव कहते हैं मैं उस ऑक्सन मेरोज की बात कर रहा हूँ जो आपके बर्चवुड और जले हुए कच्छ भूमि यानी जो मार्शेस होते हैं के बीच में फंसा हुआ है। नाटालिया कहती हैं वो तो हमारा है, यानी वो लैंड हमारा है। क्लियर? ओके। लोमोव कहते हैं यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नाटालिया स्टिपनोवना, ऑक्सन मेरोज इट्स ट्रू वो वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबॉडी नोस दैट दे आर माइन। अभी भी देखो लोमोव के दिमाग में तो यही चल रहा है कि नाटालिया जो है वो शायद उनकी वुड बी वाइफ होंगी, राइट? तो वो अभी भी बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। धीरे धीरे देखना ये जो ऑनर्ड है, जो रिस्पेक्ट वाले वर्ड्स है ना, वो पता नहीं किन किन शब्दों में बदल जाएंगे। सो लोमोव कहते हैं कि तुम ये डॉक्यूमेंट्स देख लो, दस्तावेज देख लो, तुम्हें इनसे भी क्लियर हो जाएगा नाटालिया कि ऑक्सन मेरोज जो है वो लोमोव्स का है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि कुछ समय तक ये जो लैंड है वो एक झगड़े का टॉपिक था कि लोगों को पता नहीं था कि किसका है, एक डिस्प्यूट चल रहा था उस पर। बट अब पूरी दुनिया को पता है, या सबको पता है जो जानते हैं कि भाई ऑक्सन मेरोज जो लैंड है वो लोमोव्स का है, चुबुकोव्स का नहीं है। क्लियर? ओके, चलिए। लोमोव कहते हैं आप दस्तावेजों से देख सकती हैं नाटालिया स्टेपनोवना, ऑक्सन मेरोज यह सच है कभी विवाद का विषय था, लेकिन अब हर कोई जानता है कि वो मेरा है, यानी कि लोमोव का लैंड है। क्लियर? There's nothing to argue about. My aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. अब यहाँ लोमोव नेक्स्ट पॉइंट रखते हैं कि इस पूरे वार्तालाप में कोई भी झगड़े का या विवाद की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ पे आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। मेरे पास पूरी स्टोरी है कि मेरी आंटी की जो ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, मेरी आंटी की जो दादी हैं, उन्होंने ये पूरा लैंड जो है ऑक्सन मेडोज वो फ्री में दिया था। किसको? नाटालिया के पापा के दादाजी को, ठीक है। तो लोमोव की आंटी की दादी ने ऑक्सन मेडोज जो लैंड है वो फ्री में दिया था। किसको? जो नाटालिया के पापा हैं उनके दादाजी के किसानों को, पीजेंट्स को, ठीक है, कि भाई वो जो है ये पूरा लैंड है, जो फार्म है कहना चाहिए, जो ऑक्सन मेडोज है उसका यूज करें, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। तो लैंड फ्री में दे दिया था, बट उसके बदले में उन्हें क्या चाहिए था, जो लोमोव की आंटी की दादी हैं, कि वो बदले में उनको ईंट बना कर दे, ब्रिक्स बना कर दे, ठीक है। तो यहाँ क्या होता, वो उनका काम कर देते और ये उन्होंने लैंड फ्री में दे दिया। तो इस तरीके से लैंड फ्री में दिया था, बट एक्चुअली लैंड लोमोव का है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। चलो फटाफट से परपेचुइटी का मीनिंग देखेंगे और फिर हिंदी में डिस्कस करते हैं। परपेचुइटी का मीनिंग है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ लास्टिंग फॉर एवर। कोई भी चीज़ जो हमेशा रहती है, जैसे हमेशा के लिए लैंड दिया था, किस बात पे, कि भाई आप जो है ब्रिक्स बनाना और मैं जो हूँ आपको फ्री में लैंड दे रही हूँ, यानी अनंत काल तक के लिए। क्लियर? इस बारे में बहस करने की कोई बात नहीं है। मेरी आंटी की दादी ने इन घास के मैदानों का मुफ्त उपयोग आपके पिता के दादा के किसानों को दिया, जिसके बदले में उन्हें उनके लिए ईंटें
बनानी थी। तो यहाँ पर जो है उन्होंने इसे ही बदले में दिया, लाइक एक रिटर्न रखा था कि भैया आप ये करोगे, आप ये करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से लोमोव प्रूफ करते कि भाई ये जो लैंड है वो हमारा है और ये लैंड हमने फ्री में दिया था। क्लियर? ओके। Lomov says peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years and had got into the habit of regarding them as their own. फिर यहाँ पे लोमोव कहते हैं कि भाई जो भी तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स थे ना, उनकी आदत बन गई थी, उनको एक आदत हो गई थी, भाई ये लैंड फ्री का यूज कर रहे थे तो उन्हें ऐसे लगना लगे था कि ये लैंड उन्हीं का है, और उन्होंने 1-2 साल 10 साल नहीं बल्कि पूरे 40 साल 40 ईयर्स तक फ्री में वो लैंड यूज किया। अभी 40 साल तक आप किसी घर में फ्री में रह रहे हो तो आपको अपना घर ही लगने लगेगा वो, राइट? तो वही चीज यहाँ पे हुई है और इसीलिए फिर वो यही बोलते थे कि भाई ये लैंड हमारा यानी चुबुकोव्स का है, ये लैंड लोमोव का नहीं है। क्लियर? ओके। लोमोव कहते हैं आपके पिता के दादा के किसानों ने 40 वर्षों तक घास के मैदानों का मुफ्त उपयोग किया था और उन्हें उस जमीन को अपना बनाने की या मानने की आदत हो गई थी। क्लियर? ओके। नाटालिया कहती हैं both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to burnt marsh, which means the oxen meadows were ours. अब नाटालिया अपना पॉइंट रखती हैं, वो बोलती हैं कि भाई बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी और मेरे परदादाजी जो हैं दोनों ने ही कैलकुलेशंस किए थे और इस बात पे आए थे वो कि ये जो लैंड है, ठीक है, मतलब जो पूरी जमीन चुबुकोव लोगों की है वो जमीन कहाँ तक जाती है? बर्न्ड मार्शेस तक है, यानी जहां से भी इनकी जमीन स्टार्ट होती है बर्न्ड मार्शेस तक जो भी जमीन है वो सब किसकी है? चुबुकोव्स की। तो डेफिनेटली ऑक्सन मेडोज भी बर्न्ड मार्श के पहले आता है तो वो भी हमारा हुआ। तो वो बोलती कि भाई ऑलरेडी हमारी फैमिली को पता था कि ये लैंड हमारा है। अब रेकन का मीनिंग मतलब क्या होता है कि कैलकुलेट कर जिस भी एक आंसर पे आना, स्टैब्लिश बाय कैलकुलेशन, गणना किए गए, यानी कि ऑलरेडी गणना की हुई थी मेरे दादाजी और परदादाजी ने कि जो लैंड बर्न्ड मार्श तक जाता है वो पूरा हमारा है। नाटालिया कहती हैं दादा और परदादा दोनों ने माना कि उनकी भूमि बर्न्ड मार्श तक फैली हुई है, जिसका अर्थ है कि ऑक्सन मेडोज हमारा था। क्लियर? ओके। Natalie कहती हैं these meadows aren't worth much to me, only up to 5 decitons and are worth perhaps 300 rubles, but I can't stand unfairness. तो नाटालिया कहती हैं कि देखो ये जो लैंड है ऑक्सन मेडोज, ये कोई मेरे लिए ऐसा नहीं कि बहुत कीमती है कि भाई मुझे बहुत पैसे मिलेंगे तो इसीलिए मुझे ये लैंड चाहिए, नहीं, ये कोई कीमती जमीन नहीं है। 5 डिसाइटन्स यानी कि जो एक एरिया कवर कर रहा है उसकी बात की गई है, मेजरमेंट बता रही है वो, भाई उतनी दूरी का तो है और ज्यादातर ये 300 रूबल्स का होगा, यानी जो करेंसी है उसकी बात हो रही है, तो ये इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। बट मैं जो हूँ कोई भी अनुचित चीज जो है या कोई भी अन्याय अगर हो रहा होता है उसको मैं देख नहीं सकती। तो तुम गलत चीज बोल रहे हो कि तुम्हारा लैंड है, तो मैं इस चीज पे बिल्कुल राजी नहीं होंगी, बल्कि ये लैंड की कोई इतनी कीमत नहीं है मेरे लिए, बट ये जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, यानी ये लैंड हमारा है। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से देखते हैं डिसाइटन्स और रूबल्स का मीनिंग। व्हाट डज डिसाइटन्स मीन्स? लैंड मेजरमेंट, कि भी किसी भी जमीन की जो नाप होती है वो डिसाइटन्स में भी करी जाती है। और रूबल्स है बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ रशिया, रशियन प्ले है ना, तो इसीलिए रूबल्स वर्ड यूज किया है। नाटालिया कहती हैं ये घास के मैदान मेरे लिए अधिक मूल्य के नहीं है, केवल 5 डिसाइटन के हैं और शायद 300 रूबल के लायक हैं, लेकिन मैं अन्यायपूर्ण चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बहुत क्लियरली अपना पॉइंट रख देती कि भाई जो गलत है, इसलिए मैं अन्याय के साथ खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए मेरा मानना है कि ये लैंड जो है वो डेफिनेटली चुबुकोव्स का है, लोमोव्स का नहीं है। क्लियर? ओके। लोमोव कहते हैं नाटालिया स्टिपनोवना, आई डोंट वांट द मेडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, इफ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। तो यहाँ पे लोमोव कहते हैं नाटालिया स्टिपनोवना, देखो मुझे भी कोई ऑक्सन मेडोज में इंटरेस्ट नहीं कि मुझे वो लैंड चाहिए, बल्कि मैं तो अपने आदर्शों की बात कर रहा हूँ। भाई आदर्शों के हिसाब से जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जमीन हमारी है। रही बात अगर तुमको चाहिए कि भाई ये लैंड तुम्हें चाहिए तो मैं वो तोहफे में तुमको दे दूंगा। तो लोमोव यहाँ कहते हैं कि भाई लैंड मुझे चाहिए नहीं बट फिर भी तुमको चाहिए तो मैं तुम्हें तोहफे में दे दूंगा, बट बात तो यही है कि भाई वो लैंड हमारा है। तो नाटालिया भी बोल रही है भाई आदर्शों के हिसाब से वो लैंड हमारा है, ये भी यही बोल रहे हैं। अब इसी में इसका झगड़ा, इनका जो झगड़ा है वो कंटिन्यू हो रहा है। क्लियर? ओके। लोमोव कहते हैं नाटालिया स्टिपनोवना, मुझे घास के मैदान नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिद्धांत पर काम कर रहा हूँ, यदि आप चाहें तो मैं आपको वह उपहार में दे दूंगा, यानी ऑक्सन मेडोज जो है वो प्रेजेंट कर दूंगा। प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट, यानी कि उपहार। क्लियर? ओके। नाटालिया कहती हैं आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन, योर बिहेवियर इज स्ट्रेंज, अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड, लास्ट ईयर लेंट द थ्रेशिंग मशीन। तो नाटालिया बोलती हैं कि भाई
तुम मुझे क्या उपहार दोगे उस लैंड का? तुम चाहो तो वो जो पूरा लैंड है मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगी, क्योंकि वो लैंड हमारा है, तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम मुझे कैसे दोगे? बल्कि ये लैंड तो मेरा है, तो मैं तुम्हें दे दूंगी उपहार में। और तुम्हारा जो तरीका है, जो तुम्हारा व्यवहार है, जो बिहेवियर है ना, वो बहुत अजीब है, बहुत स्ट्रेंज है। और अभी तक तो हम यही मानते थे कि तुम हमारे एक बहुत अच्छे पड़ोसी हो, एक बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है। लास्ट ईयर लेंट द थ्रेशिंग मशीन, जैसे कि उदाहरण ले लो, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि पिछले साल जो है हमने तुम्हें थ्रेशिंग मशीन जो है वो उधार पे दी थी या कुछ समय के लिए दी थी, ठीक है। पर इसका क्या रिजल्ट है वो अभी बात करेंगे कि भाई इससे पता चलता है कि वो सच में इनको दोस्त मानते हैं, ठीक है। बट इसका पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो ऐसी दिखती है थ्रेशिंग मशीन। सो नाटेले कहती है मैं आपको वो जमीन खुद उपहार में दे सकती हूँ क्योंकि वह मेरे ऑक्सन मियरोज हैं। तुम्हारा व्यवहार बहुत अजीब है, यहाँ तक कि हमने हमेशा तुम्हें एक अच्छा पड़ोसी और एक दोस्त के रूप में देखा है। पिछले साल तुम्हें हमने थ्रेशिंग मशीन जो है वो भी किराए पर दी थी। पर हुआ क्या भाई थ्रेशिंग मशीन देने के बाद? ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज। तो वो बोलती है बल्कि इस चीज पे तो ऐसा हुआ था कि हमने तुम्हें तो थ्रेशिंग मशीन दे दी थी, ठीक है, बट उस चक्कर में क्या हुआ कि हमने जो है अपना जो थ्रेशिंग था, फील्ड का जो काम था, वो नवंबर तक रोक दिया था। तो क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें मशीन दी हुई थी। बट फिर भी तुम तो हमको ऐसे समझते हो जैसे कि हम इधर उधर से कहीं भटके हुए बंजारे लोग हैं, जिप्सीज हैं। क्लियर? ओके। अब फटाफट से जिप्सीज का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले जिप्सीज मीन्स अ ग्रुप ऑफ नोमैडिक पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि बंजारे जो होते हैं ना, नोमैड्स भी आपने सुना होगा, ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, यानी उनका कोई एक पर्टिकुलर ठिकाना नहीं होता है ना। तो यहाँ पे वो ऐसे बोल रही है कि भाई तुमको तो ऐसा लगता है कि हम तो इधर उधर क्या है, हम तो बस भटकते रहते हैं, है ना, हमारा तो कोई प्रॉपर घर वर है नहीं। हालांकि उस हिसाब से हमें अपनी खुद की थ्रेशिंग नवंबर तक बंद करनी पड़ी, लेकिन तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे कि हम जिप्सी हैं। क्लियर? तो वो नाटालिया जो है वो ये बोल रही है कि भाई हमने तुम्हारी इतनी मदद की, हमने तुमको थ्रेशिंग मशीन दी, अपना काम बंद कर दिया, हमने तुम्हें हमेशा दोस्त की तरह माना है, पड़ोसी की तरह माना है, और तुम किस तरीके से हमसे व्यवहार कर रहे हो। लोमोव कहते हैं देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, नेवर इन माय लाइफ ग्रैब्ड एनीबडी एल्सेस लैंड, शांट अलाउ एनीबडी टू अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोमोव जो है वो बोलते हैं, तो अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे बोल रही हो कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ। लैंड मतलब जमीन, ग्रैबर मतलब जो हथियाता है ना। तो तुम मुझे ये मान रही हो कि मैं जो हूँ जमीन हथियाने वाला इंसान हूँ, और आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है, मैंने कभी किसी दूसरे की जमीन जो है वो अपने नाम पे या उसको हटियाया नहीं है, और ना मैं किसी को ये अनुमति देता हूँ कि मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाए। तो वो चिढ़ गया। कौन? इवान भी, वो भी इतने अच्छे से बात कर रहा था, प्यार से बात कर रहा था नाटालिया से, बड़ा वो चिढ़ चुका है। और नाटालिया को पता ही नहीं है कि ये प्रपोजल लेके आया है, नहीं तो वो इस तरीके से बात भी नहीं करती है ना, वो तो बल्कि और प्यार से बोलती बोलती ले जाओ, ऑक्सन मियर्स भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट उनको पता नहीं है कि इवान आए क्यों है, और इवान जो है इतनी बातें सुनकर अब अपना पेशेंस लेवल खो चुके हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कोई लैंड ग्रैबर हूँ, मैंने क्या तुम्हारी जमीन हत्याई है? ऐसा मैंने कभी आज तक नहीं किया। सो लैंड ग्रैबर मीन्स अ पर्सन हु सीजेस लैंड इलीगली और अंडरहैंडेडली, यानी जमीन हथियाने वाला। डन? ओके। सो लोमोव कहते हैं तो तुम मुझे जमीन हथियाने वाला समझ रही हो, मेरे जीवन में मैंने कभी भी ऐसा कभी नहीं किया है ना, किसी की जमीन हड़पी नहीं है, किसी को भी मुझ पर ऐसा करने का आरोप लगाने की अनुमति नहीं है। तो मैं ये ना तो अनुमति देता हूँ, ना ही मैंने कभी ऐसा कोई काम किया है। तो यहाँ लोमोव जो है वो भी बहुत ज्यादा एजिटेट हो चुके हैं। नाटालिया कहती है नॉट ट्रू, विल प्रूव इट, सेंड माई मावर्स आउट टू द मियरोज दिस वेरी डे, माई मावर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। तो नाटालिया बोलती हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, और मैं तुम्हें ये चीज प्रूव कर सकती हूँ। मैं जो हूँ अभी के अभी जितने भी मेरे मावर्स हैं, मावर्स का मतलब क्या होता है कि जो एक मशीन होती है जिससे वो पूरा जो लैंड है क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो जो मेरे मावर्स हैं, यानी जो लैंड पूरा क्लियर कर देंगे, मैं उनको अभी भेजती हूँ ऑक्सन मियरोज पे, और वो जाके अभी क्या करेंगे, ऑब्वियसली पूरा लैंड जो है वो क्लियर कर देंगे। तो आज के आज वो मावर्स वहां पहुंच जाएंगे, यानी कि मैं देखती हूँ कि तुम लैंड जो है अपने नाम पे कैसे बोल रहे हो, मैं पूरा का पूरा क्लियर ही करा दूंगी, ठीक है। तो जल्दी से बराबर से मावर्स का मीनिंग पढ़ लेते हैं। मावर्स मीन अ पर्सन हु कट्स ग्रास विद अ मावर। मावर एक मशीन होती है, ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये है मशीन और ये है मावर। तो ये क्या करेंगे, जाएंगे और पूरा मावर चला देंगे, तो पूरा का पूरा खेत जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मावर्स यानी कि जो कि मावर मशीन जो है वो चलाते हैं, यानी घास काटने वाला। नाटालिया कहती है सच नहीं है, मैं इसे साबित कर दूंगी, मेरे घास काटने वालों को आज ही घास के मैदान पे भेज दूंगी। भाई जो मेरी फील्ड पे काम करते हैं ना, उनकी ऑलरेडी लैंड्स हैं, तो उनके पास ऑलरेडी कुछ लोग रखे हुए हैं मावर्स, जो कि उनके पूरे लैंड की जो घास वगैरह की कटिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि उन्होंने पहले करवाया होगा। तो वो बोलती है कि उन्हीं लोगों को मैं अभी उस जमीन पे भेजती हूँ, और वो आज के आज वहां पर पहुंच जाएंगे। क्लियर? ओके।
लोमोव कहते हैं इट वॉजंट मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूशिएटिंग पाल्पिटेशन इफ माई होल इनसाइड वॉजंट अपसेट आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे। अब लोमोव जो है वो बोलते हैं कि अभी मैं जिस तरीके से तुमसे बात कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे बात नहीं करके एक अपना अलग तरीके से तुमसे बात करता, मैं तुम्हें बता देता कि मैं कैसे बात कर सकता हूँ, बट ये मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मेरी हालत ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे बहुत सारा पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें घबराहट हो रही है, उनकी हार्ट बीट बढ़ रही है, तेज़ हो रही है। तो ये चीज़ों की वजह से वो बोल रहे हैं मेरी पूरी बॉडी जो है अंदर से मैं बहुत ज़्यादा उदास, यानी कि बहुत ज़्यादा मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो अभी मैं तुमसे उस तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा जैसे मैं तुमसे करना चाहिए इस वक्त। क्लियर? तो लोमोव अपने आप का पॉइंट यहाँ रख रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बस ये है कि मैं बीमार हूं तो मैं इतना तुमसे गुस्से में बात नहीं कर पाऊंगा और दूसरे तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा। एक्सक्रूशिएटिंग यानी इंटेंसली पेनफुल, सीवियर, अक्यूट और एक्सट्रीम। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है या बहुत ज़्यादा लेवल क्रॉस हो गया है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, देन वी यूज द वर्ड एक्सक्रूशिएटिंग विच मीन्स कष्टदायी। लोमोव मैं ऐसे बात नहीं करता अगर मुझे अभी ऐसी भयानक कष्टदायी घबराहट नहीं हो रही होती, अगर मेरा पूरा अंदर परेशान नहीं होता तो मैं आपसे अलग तरीके से बात करता। क्लियर? ओके। चुबुकोव कहते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर। फाइनली चुबुकोव की एंट्री होती है क्योंकि वो तो अपने कमरे में थे, उनको इन लोग के झगड़ने की आवाज़ आती है, अभी बहुत तेज तेज झगड़ रहे हैं। तो चुबुकोव एंटर करते हैं ड्राइंग रूम में। अब इनसे पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या बात है, तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो। नाटालिया कहती हैं पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मियरोज, वी और ही। तो नाटालिया बोलती हैं कि पापा जल्दी से आओ और फटाफट से ये चीज़ क्लियर कर दो कि ऑक्सन मियरोज जो लैंड है वो किसका है, हम लोगों का, चुबुकोव्स का कि लोमोव्स का। तो देखते हैं भाई अब चुबुकोव अंकल आ गए हैं तो ये ढंग से चीज़ें बेहतर करेंगे कि नहीं, क्योंकि इनको तो पता है कि इवान क्यों आए हुए हैं। चुबुकोव कहते हैं क्या बात है, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो। नाटालिया कहती हैं पापा कृपया करके इस सज्जन को बताएं कि ऑक्सन मियरोज जो है वो किसका, उसका जो मालिक है ऑक्सन मियरोज का वो कौन है, हम या ये, कि भाई चुबुकोव्स का है कि लोमोव्स का है। नाउ लेट्स सी चुबुकोव क्या कहते हैं। चुबुकोव कहते हैं डार्लिंग द मियरोज आर आर्स। भाई अभी इनको पता है ना कि मेरी बेटी के लिए शादी का रिश्ता लाया, तो अभी बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, बोलते हैं डार्लिंग द मियरोज आर आर्स। भाई ऑक्सन मियरोज जो है वो हमारा है, चुबुकोव्स का है। यू फॉरगेट जस्टिस, और तुम यही भूल जाते हो दैट द पीजेंट्स डिड नॉट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट। देखो जो पीजेंट्स थे, देखो यहाँ मैं पीजेंट्स यानी किसान बोल रही हूँ, किसानों के लिए आप बोलोगे ब्रिक्स बनाने का काम क्यों दिया है, तो ऐसे फार्मर्स होते, किसान होते हैं जो पूरा एग्रीकल्चरल लेबर करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनको पीजेंट्स कहा जाता है। डन। तो यहाँ बोला है कि peasants did not pay your grandmother and all that because the Meros were in dispute and so on। देखो जितने भी ऑक्सन मीरोज पे peasants काम कर रहे थे ना, उन्होंने उस लैंड के पैसे नहीं दिए, खरीद लिया हम लोगों ने बट पैसे नहीं दे पाए, क्योंकि बहुत टाइम तक ऑक्सन मीरोज जो है वो एक बहस का विषय बन चुका था और इसीलिए हम पैसे नहीं दे पाए। बट ये लैंड जो है वो है तो किसका, चुबुकोव्स का। तो चुबुकोव भी नाटालिया को ही सपोर्ट कर रहे हो, यही बोल रहे हैं कि लैंड हमारा है। डार्लिंग मियरोज हमारे हैं, तुम बस यह भूल जाते हो कि किसानों ने तुम्हारी दादी को पूरे पैसों का भुगतान नहीं किया था क्योंकि मियरोज विवाद में था। तो चुबुकोव चाहते तो ये पूरा मैटर अच्छे से सुलझा सकते थे, वो नाटालिया को अंदर ले जाके समझाते कि देखो ऐसी सी बात है, प्रपोजल आया है भाई तो तुम ढंग से बात कर लो या कुछ भी, बट नहीं, ये भी क्या है, बहुत ज्यादा क्वारलसम है, झगड़ालू है, तो और झगड़ा बढ़ा है। लोमोव कहते हैं बट प्लीज स्टीफन स्टीफनोविच हाउ कैन दे बी योर्स, डू बी अ रीजनेबल मैन। माई आंट्स ग्रैंडमदर गेव द मियरोज फॉर द टेम्पररी यूज एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंडफादर्स पीजेंट्स। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 years and got accustomed to it as if it was their own when it happened that। अब लोमोव बोलते हैं बट कृपया करके स्टीफन स्टीफनोविच ये बताइए कि लैंड आपका हुआ कैसे। बी अ रीजनेबल मैन, भाई जो भी बात करो लॉजिकल बात करो, ठीक है, ढंग के आदमी बनो, ऐसे करके उनको बोलते हैं। और मेरी जो आंटी की दादी हैं उन्होंने आपके जो ग्रैंडफादर के पीजेंट हैं, यानी आपके जो दादाजी के पीजेंट्स थे, उनको ये लैंड फ्री में यूज़ करने के लिए दिया था। इन पीजेंट्स ने 40 साल तक इस लैंड को यूज़ किया और इसकी उनको आदत हो गई। आदत हो जाने नहीं, अकस्टम टू, यानी आप किसी चीज़ के लिए आदत हो जाती है आपको, आप अडेप्ट हो जाते हो तो उसको अकस्टम्ड यानी आदी हो जाते हो किसी चीज़ के, ठीक है। तो उन चीज़ों की उनको आदत हो गई कि ये लैंड उन्हीं का है और इस तरीके से वो लैंड वो मानने लगे कि उनका है बट है नहीं। तो लोमोव अपना पॉइंट फिर से प्रूव कर रहे हैं चुबुकोव को भी, जैसे उन्होंने किसको किया, नाटालिया को। तो अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है, इट मीन्स फैमिलियर विथ, यानी आदि। किसी चीज को आप ऐसा मानने लगते हो ना कि अब तो ये मेरा ही हो गया, या ये लैंड जो है या घर जो है अब अपना अपना लग रहा है, मेरा ही हो गया, उस तरीके की जो फीलिंग होती है, वैसा ही बोल रहे हैं कि पीजेंट्स को आदत हो गई थी इस लैंड की। लोमोव कहते हैं लेकिन कृपया करके स्टीफन स्टीफनोविच यह बताएं कि वे आपके कैसे हो सकते हैं, यानी कि जो ऑक्सन मियरोज हैं वो आपका कैसे हो सकता है। एक उचित आदमी बनो। मेरी आंटी की दादी ने आपके दादा के किसानों को अस्थायी और मुफ्त उपयोग के लिए घास का मैदान यानी ऑक्सन मियरोज दिया।
किसानों ने 40 साल तक जमीन का इस्तेमाल किया और इसके आदी हो गए, जैसे कि यह उनका अपना था, तब ऐसा हुआ। तो भाई इसीलिए उन्होंने ये चीजें हुई थी, ऐसा नहीं होता कि उन्होंने लैंड ले लिया था, भाई उनको आदत हो गई थी 40 सालों तक, इसीलिए वो लैंड वो मानने लगे थे उनका, बट है नहीं, ये तो भैया हमारा लैंड है। लोमोव कहते हैं नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वांट टू हैव मी ऑन, यू कॉल माय लैंड योर्स एंड देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, गुड नेबर्स आर बिहेव लाइक दैट स्टिफन स्टिफनोविच, यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर। तो लोमोव एकदम से बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जब ये इस तरीके से बात कर रहे हैं तो चुबुकोव इनको बोलते हैं कि प्लीज थोड़ा ढंग से बात करो, शांति से बात करो, पोलाइटली बात करो, प्यार से बात करो। तो लोमोव कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, क्या आप मेरे को बेवकूफ समझते हैं, फूल समझते हैं, और इस तरीके से बस आप मेरे से बातें किए जा रहे हैं और मेरी बात सुने जा रहे हैं, एंड आप कह रहे हैं कि मेरा लैंड आपका है, मेरी जमीन आपकी है, एंड देन आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपसे प्यार से बात करूं। भाई एक तो बोल रहे हो मेरा लैंड तुम्हारा है, ठीक है, ऊपर से बोल रहे हो कि प्यार से भी मैं ही बात करूं, तो ये चीज नहीं होगी। और अच्छे नेबर्स, अच्छे पड़ोसी जो है वो इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। स्टिफन स्टिफनोविच, यू आर नॉट अ नेबर, आप एक अच्छे पड़ोसी हो ही नहीं, यू आर अ ग्रैबर, तुम तो हथियाने वाले हो, यानी कि तुमने मेरी जमीन हथिया लिया। तो इस तरीके से अब ये एक दूसरे से देख रहे हो कैसे बात कर रहे हैं, पहले कैसे बात कर रहे थे, डार्लिंग, प्रिय, एंजल, अब देखो अब झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। सो लोमोव कहते हैं नहीं तुम बस मुझे मूर्ख समझते हो, आप मेरी जमीन को अपना कहते हैं और फिर आप चाहते हैं कि मैं आपसे शांति से और विनम्रता से बात करूं। अच्छे पड़ोसी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं स्टिफन स्टिफनोविच, तुम पड़ोसी नहीं हो, तुम हथियाने वाले हो। डन, ओके। Chubukov कहते हैं excuse me my precious, you forget just this that the peasants did not pay your grandmother and all that because the Meadows were in dispute and so on, and now everybody knows that they are ours, it means that you haven't seen the plan। अब भी Chubukov बोल रहे हैं कि देखो मेरे प्रिय समझो बात को, तुम बस ये भूले जा रहे हो कि जो peasants हैं उन्होंने तुम्हारी ग्रैंड मदर को जो है पे नहीं किया था टाइम पे, क्योंकि Meadows जो है वो डिस्प्यूट में था, और अभी सबको पता है कि ये लैंड हमारा है, और मुझे लगता है शायद तुमने पूरा प्लान नहीं देखा कि किस तरीके से ये लैंड हमारा है। क्लियर। सो चुबुकोव कहते हैं कि क्षमा करो मेरे कीमती, ठीक है, मेरे प्रेशियस, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, आप बस इतना ही भूल जाते हैं कि किसानों ने आपकी दादी को कुछ नहीं दिया क्योंकि मेडोज विवाद में थे, और इसी तरह और अब सभी जानते हैं कि वे हमारे हैं, इसका मतलब कि आपने योजना नहीं देखी। तो अभी भी वो लोमोव को यही बोल रहे हैं कि शायद तुम्हारी गलती, तुम्हें पता नहीं, तुमने पता नहीं किया है, बट लैंड जो है वो हमारे नाम पर ऑलरेडी हो गया है। डन। लोमोव कहते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी। अब लोमोव को और गुस्सा जाता है, बोलते मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपको किसने हक दिया कि आप किसी और के लैंड को, किसी और की जमीन को किसी और के नाम पे कर दें। तो इस तरीके से वो उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो लोमोव कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको किसी और की संपत्ति देने का अधिकार कैसे है, भाई ये अधिकार ही आपको कैसे मिला कि आप किसी और का लैंड किसी और के नाम पे कर दोगे। Chubukov कहते हैं you may take it that I know whether I have the right or not because young man I'm not used to being spoken to in that tone of voice and so on. I young man I'm twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself and all that। तो Chubukov कहते हैं कि देखो तुम इस तरीके से ले सकते हो कि चीजें सही है कि नहीं, राइट है कि नहीं, या फिर तुम ये चीज मान लो कि हाँ मेरे पास ये हक है दूसरों की जमीन किसी और के नाम पे करना, क्योंकि यंग मैन मुझे ना आदत नहीं है इस तरीके से, मुझसे कोई बात करता नहीं है, इतनी ऊंची आवाज में मुझसे कोई बात करता नहीं है, और तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारी उम्र का डबल हूँ, यानी अगर तुम 35 के हो तो मैं 70 के आसपास की एज का हूँ, एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी, और मैं तुमसे ये चीज़ बोलता हूँ कि मुझसे बहुत अच्छे से बात करो, अपने आप को भी परेशान मत करो और मुझसे भी ढंग से बात करो। तो यहाँ पे अब चुबुकोव को भी गुस्सा आ रहा है कि तुम जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो वैसे मुझसे कोई बात नहीं करता। तो एजिटेटिंग का मतलब क्या होता है, मेक ट्रबल्ड और नर्वस, उत्तेजित करना, यानी खुद को परेशान कर देना, खुद को ट्रबल करना, उसे एजिटेट करना कहते हैं। चुबुकोव कहते हैं आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि मुझे पता है कि मेरे पास अधिकार है या नहीं, क्योंकि युवा आदमी मुझे उस स्वर में बात करने की आदत नहीं है, मैं आपकी उम्र से 2 गुना हूं और आपसे खुद को और वह सब परेशान किए बिना मुझसे बात करने के लिए कहता हूं। तो यहाँ पे चुबुकोव कह रहे हैं कि देखो मैं तुमसे डबल एज का हूं, नंबर 1, नंबर 2 मैं चाहता हूं कि तुम ना खुद को परेशान करो, क्योंकि देखो अगर मैं गुस्से में बात करूंगी तो क्या होगा, मेरी बॉडी पे असर पड़ेगा, है ना, मैं ही बहुत ज्यादा परेशान होंगी, टेंशन में आऊंगी, बीपी बढ़ जाएगा, तो मैं खुद को तो परेशान कर ही रही हूँ, साथ ही साथ अगर मैं सामने वाले से बात करूँ तो बदतमीजी हो गई। तो यहाँ चुबुकोव जो है वो यही समझा रहे हैं किसको, लोमोव को, कि देखो मुझे ऐसी आदत नहीं है, मुझसे ऐसे बात ना करके ढंग से बात करो। क्लियर, ओके।
लोमोव कहते हैं आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू। तो लोमोव बोलते हैं आप देखो अब मैं ये जो पूरा मुकद केस है या जो पूरी ये जो चीज़ है उसे मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। चुबुकोव कहते हैं यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट यू पेटी फॉगर। तो चुबुकोव कहते हैं अच्छा ठीक है ले जाओ, तुम्हें कोर्ट में ले जाना है, तुम्हें कहीं पे भी ले जाना है, ले जाओ इसको, एंड यू आर अ पेटी फॉगर, यानी कि तुम बहुत ही बहुत ही अजीब इंसान हो। और इस तरीके से उनको अब्यूज करते हैं। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट ऑल ऑफ देम। और पेटी फॉगर का अगर स्पेसिफिक मीनिंग है तो वो आप ऐसा कह सकते हो जैसे कि कोई वकील होता है ना कि वो केस लड़ने के लिए बस आपसे पैसे लेंगे और वो किसी भी तरीके से केस जीत जाएंगे। तो जो पैसों के लिए वकील होते हैं उनको कहते हैं पेटी फॉगर। और ऑल योर पीपल वर लाइक दैट ऑल ऑफ देम, और तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसी है। और इस तरीके से चुबुकोव जो है वो सॉर्ट ऑफ अब्यूज ही कर रहे हैं किसको, लोमोव को। क्लियर, ओके। पेटी फॉगर का मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। पेटी फॉगर इज एन इंफीरियर लीगल प्रैक्टिशनर हुज मेथड्स आर पेरी एंड डिसरेप्यूटेबल। ऐसा कोई लीगल प्रैक्टिशनर जो कि बहुत ही गलत तरीके इस्तेमाल कर बिल्कुल पेटी छोटी से बिल्कुल गिरे हुए तरीके इस्तेमाल कर जीत जाता है केस क्योंकि उसको पैसा चाहिए, दैट्स इट। तो किसी भी झुद्र जो वकील होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है पेटी फॉगर। लोमोव कहते हैं मैं मामले को अदालत में ले जाऊंगा और फिर मैं आपको दिखाता हूं। चुबुकोव कहते हैं आप इसे अदालत में ले जा सकते हैं और वह सब तुम एक शुद्र वकील हो। आपके सभी लोग ऐसे ही थे, सभी के सभी। तो चुबुकोव जो है फैमिली तक चले गए कि लोमोव तुम्हारी तो पूरी फैमिली ही ऐसी की ऐसी है। लोमोव कहते हैं द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर। तो लोमोव कहते हैं कि लोमोव्स जो हैं वो बहुत इज्जतदार लोग रहे हैं अपने टाइम पे और आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी को एम्बेजलमेंट यानी कि बहुत गलत तरीके से किसी का पैसा हथिया लेना, इस चीज़ के लिए कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है, कभी भी उनको कोर्ट नहीं लेके जाया गया है, मुकदमा नहीं चलाया गया है। किस पर, हमारी किसी भी फैमिली के मेंबर पर। जैसे कि तुम्हारे यानी कि चुबुकोव के ग्रैंडफादर पर ये चीज़ लगाई गई थी कि वो हथिया जाते हैं चीज़ें। तो शायद ये चीज़ बोली है जो मे बी ये सही है कि शायद चुबुकोव झूठी बोल रहे हैं और ये लोमोव का ही लैंड है, बट अभी हम कुछ नहीं कह सकते। क्लियर। सो एम्बेजलमेंट का मीनिंग पढ़ लेते हैं, अच्छा वर्ड है, पता होना चाहिए। थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट और बिलोंगिंग टू वंस एम्प्लॉयर, यानी कि आपके किसी और के पैसे आपके पास अगर शायद पड़े हुए थे, ठीक है, तो आपने अगर उसका गलत तरीके से उपयोग किया है, आपने उनके पैसे जो हैं जो आपके पास हिफाजत के लिए रखे गए थे और आपने अगर गलत तरीके से यूज कर लिया तो आप क्या कहलाएंगे कि आपने एम्बेजलमेंट किया, यानी गबन करना। आप जानते ना पैसे का गबन करना है, नहीं कि कहीं के और किसी के पैसे और आपने उनको गलत तरीके से चोरी कर लिया है। लोमोव कहते हैं सभी लोमोव सम्माननीय लोग रहे हैं और किसी पर भी आपके दादा की तरह गबन के लिए मुकदमा नहीं चला है। तो इस तरीके से चुबुकोव क्योंकि लोमोव की फैमिली के लिए बोलते हैं तो अब लोमोव चुबुकोव की फैमिली के लिए बोल रहे हैं। चुबुकोव कहते हैं यू लोमोव्स हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली ऑल ऑफ यू। ल्यूनेसी मतलब अभी मैंने बताया, ल्यूनाटिक मतलब अ पर्सन जिसके मेंटल सेंसेस प्रॉपर नहीं है, जिन्हें हिंदी में पागल कहा जाता है ना। तो चुबुकोव कहते हैं तुम्हारी तो पूरी फैमिली ही पागल है, सभी ऐसे कैसे हैं, एवरीबडी एवरी लोमोव इज ल्यूनाटिक। चुबुकोव कहते हैं योर ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकर्ड एंड योर यंगर आंट नास्त्या मिहेलोवना रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ये एक दूसरे की फैमिलीज को बहुत ज्यादा गलत गलत शब्द बोल रहे हैं। चुबुकोव कहते हैं कि आप जो तुम्हारे दादाजी थे वो तो ड्रंकर्ड थे, ड्रंकर्ड मतलब जो अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और जो तुम्हारी छोटी आंटी थी जिनका नाम दिया हुआ है नास्तस्या, वो तो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। तो इस तरीके से एक दूसरे की फैमिली को बहुत बुरे बुरे वर्ड्स बोल रहे हैं। तो देख रहे हो स्टार्टिंग कैसे हुई, इतनी प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे और अब देख रहे हो कि झगड़ा हो रहा है तो कुछ भी किसी को भी बोल देना। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे मैसेजेस देंगी जो हम बात करेंगे जब हम एंड में पहुंच जाएंगे स्टोरी के। बट अभी के लिए आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि कहानी देखो, प्रपोजल कहाँ था, कहाँ कहानी पहुंचती जा रही, प्रपोजल का तो कोई लेना देना ही नहीं अभी तक। क्लियर, ओके। तो चुबुकोव कहते हैं तुम लोमोवो के परिवार में पागलपन है, तुम सब पागल हो। ल्यूनाटिक मतलब या ल्यूनेसी मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग ल्यूनाटिक यानी इंसैनिटी यानी पागलपन, यानी तुम्हारी पूरी फैमिली में पागलपन है। चुबुकोव कहते हैं आपके दादा एक शराबी थे और आपकी छोटी आंटी नस्तासिया निखालोवना एक वास्तुकार यानी कि एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। और इस तरीके से वो उनको भी एक तरीके से अक्यूज कर रहे हैं और वो दूसरी फैमिली को अक्यूज कर रहे हैं। क्लियर, ओके। लोमोव कहते हैं एंड योर मदर वॉज हम्पबैक्ड। चुबुकोव कहते हैं योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर। नाटलिया कहती हैं एंड देयर हैव नॉट बीन मेनी बैकबाइटर्स टू इक्वल योर आंट। नाउ
ऑल ऑफ द थ्री पीपल आर काइंड ऑफ अक्यूजिंग ईच अदर्स फैमिली, दैट्स इट। और कुछ कर ही नहीं रहे ये लोग। कोई भी समझदार नहीं कि चुप हो जाए, शांति कर ले, थोड़ा झगड़ा जो है वो बोलते कि चलो रहने दो, तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, नहीं, सब एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। तो लोमोव कहते हैं कि आपकी मॉम जो है वो तो क्या थी, हम्प बैक थी, यानी उनकी कुबड़ निकली हुई थी, ठीक है। और चुबुकोव कहते हैं कि तुम्हारे पापा जो हैं वो एक ग्रीडी, लालची, गैम्बलर, जुआरी थे। नाटालिया कहती हैं हाँ, और जो हमारी आंटी थी उनके जितना तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे ना जो बैक बाइटर्स हैं, यानी कि जो पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, उतने भी लोग काफी नहीं पड़ेंगे जितनी जो बैक बाइटिंग की जो एक आदत है तुम्हारी आंटी में वो है। यानी कि तुम्हारी आंटी जितनी पीठ पीछे बुराइयां करती है ना, उतना तो कोई भी नहीं कर सकता, इतना ज्यादा वो बोलना चाहिए कि उनका नाम बदनाम है इस चीज में। तो इस तरीके से एक दूसरे को अगेन ये अक्यूज कर रहे हैं। लेट्स रीड द मीनिंग ऑफ हम्बैक एंड गजलिंग। सो हम्बैक मतलब अ राउंडेड प्रोट्रूबेंस फाउंड एज एन एब्नॉर्मलिटी ऑफ द बैक ऑफ अ पर्सन, यानी कुबड़। आपने देखा होगा कभी किसी की जो बैक होती है पूरी निकली होती है ना, उसे क्या कहते हैं कि वो कुबड़ा है ना, कुबड़ निकली हुई है। इफ यू नो दिस हिंदी वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। सो उसे हम्प बैक्ड कहते हैं। हम्प क्यों बोलते हैं, आपने कभी कैमल ऊंट देखा होगा है ना, तो ऊपर से एक स्ट्रक्चर निकला होता है कैमल का, उसे हम्प कहते हैं। तो अगर वैसा स्ट्रक्चर किसी ह्यूमन बॉडी का होता है पीछे से तो उसे क्या कहते हैं, हम्प बैक्ड। गजलिंग मतलब ग्रीडी, बहुत ज्यादा लालची। लोमोव कहते हैं और तुम्हारी माँ कुबड़ वाली थी, और चुबुकोव कहते हैं तुम्हारे पिता एक लालची जुआरी थे। और नाटालिया कहती हैं और आपकी मौसी की बराबरी पीठ पीछे बात करने में कोई भी नहीं कर सकता है। आंटी लिख दो, नो आंटी कैन बी एनीबडी, राइट, तो आप यहाँ पर आंट लिख सकते हो। डन। और इस तरीके से अगेन देयर सेशन ऑफ अक्यूजिंग ईच अदर इज गोइंग ऑन एंड ऑन। फिर लोमोव कहते हैं here's my hat, my heart, which way, where's the door, oh I think I'm dying, my foot's quite numb, goes to the door। तो लोमोव कहते हैं कि अरे मेरी टोपी कहाँ है, ये रही मेरी हैट, अरे मेरे हार्ट, यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान है तो अपने हार्ट पे हाथ रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। विच वे, अरे कहाँ पर, किस तरीके से मैं जाऊँ, कहाँ पर दरवाज़ा है, वेयर इज द डोर, ओ आई थिंक आई एम डाइंग, मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊँगा, माई फुट्स क्वाइट नम, मेरा पैर पूरी तरीके से सुन्न हो गया है, गोस टू द डोर। और फिर वो डोर की तरफ जाते हैं और वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। यानी कि इस तरीके से पहला झगड़ा खत्म हो चुका है और लोमोव जो है वो घर से जा चुके हैं। क्लियर, ओके। चलिए नम का फटाफट से मीनिंग देखते हैं और फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। नम मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ फिजिकल सेंसेशन, यानी कि अगर कोई हिस्सा नम हो जाता है तो आप वहाँ पे कुछ भी करो कुछ फील नहीं होगा, सुन्न पड़ गया अगर कोई एरिया, दैट इज व्हाट इज नम हो जाना। सो लोमोव कहते हैं यहाँ मेरी टोपी है, मेरा दिल किस ओर, दरवाजा कहाँ है। इस तरीके से वो सारे डायलॉग्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में है, वो बहुत ज़्यादा उनका जो हार्ट बीट है बढ़ गया है, पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, तो उनका हार्ट में पेन हो रहा है। ओ मुझे लगता है कि मैं मर रहा हूँ, मेरा पैर काफ़ी सुन्न है, और वो दरवाजे पर जाते हैं। और इस तरीके से वो अपने आप को संभालते संभालते वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया, इतनी सिचुएशन वर्स हो गई थी कि उनके लिए वो सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। डन, ओके। सो हेयर वी कम टूवर्ड्स द एंड। शॉक्ड हो, राइट, क्योंकि चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखो ये चैप्टर द प्रपोजल बहुत ज़्यादा लेंदी है, जैसे मैंने बिगनिंग में बोला था। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ पार्ट 1 डिस्कस किया है इस पूरी स्टोरी का, जहां पहला झगड़ा फाइनली खत्म हो गया है। बट स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी दूसरा झगड़ा बाकी है, अभी प्रपोजल के बारे में सारी बातचीत करना बाकी है, जो कि हमने बोला भी था कि फाइनली टूवर्ड्स द एंड प्रपोजल जो है वो हो जाएगा सक्सेसफुल, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम बात करेंगे कब, इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो आपको पार्ट 2 मिस नहीं करना है ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाए। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड इन द बिगनिंग कि मैं आपको वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, ताकि आप जितने भी वीडियोस हैं वो बहुत आसानी से एक प्रॉपर अरेंज फॉर्मेट में देखते हुए एक्सप्लोर कर पाएं। देखिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हो ये पेज डिस्प्ले होता है। अब इसी पेज पे अगर आप ध्यान से देखते हो, आपके सामने सारी चीजें जो है प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। जैसे अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के जो भी सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें से किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक का कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, आप डेफिनेटली क्लिक कीजिए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे। साथ ही साथ सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर आपको सिर्फ सिलेबस रिलेटेड वीडियोज ही नहीं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी जो है वो सीखने को मिलने वाला है। कई चीजें हैं, जैसे आप साइंस के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सीख सकते हैं, जैसे आप बहुत सारे डिफरेंट फैक्ट्स जान सकते हैं, आप जीके के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके लिए सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो शॉर्ट्स होते हैं वो भी अवेलेबल हैं, आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस हैं। तो इतना कुछ अवेलेबल है जो आप
सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे क्लिक कर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी और ओलंपियाड जैसी एग्जाम्स की जो भी सिलेबस हैं या जो भी टॉपिक्स हैं उनको भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन आप एनटीएससी या ओलंपियाड रिस्पेक्टिवली क्लिक कर दो, जो भी पढ़ना चाहते हो। अगर आप स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का कोई टॉपिक देखना चाहते हो, यानी कि आप किसी स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो और आप चाह रहे हो कि हम प्रॉपर हिंदी में, स्पष्ट शुद्ध हिंदी में सारे टॉपिक्स जो हैं उन्हें, सारे विषय को हम कवर करें, देन आप क्या करो, आप क्लिक कर दो सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने यही डिसाइड किया है कि मुझे स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का कोई टॉपिक पढ़ना है, क्लिक कर दो, आपके सामने जितनी भी क्लासेस हैं वो सब आ जाएंगी। अब सबसे पहले क्लास सिलेक्ट कर लो ताकि आपको उसी के सब्जेक्ट्स दिखें। जैसे आप क्लास 10th पढ़ना चाहते हो, क्लिक कर दो क्लास 10th पे, आपके सामने क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब सामने आ जाएंगे। अब सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, क्या होगा भाई, सब्जेक्ट में जो पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। सपोज आपको पढ़ना है फर्स्ट फ्लाइट बुक का कोई टॉपिक, क्लिक कर दो, आपके सामने फर्स्ट फ्लाइट के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। उस टॉपिक पे क्लिक करो जिसका भी वीडियो आप देखना चाहते हैं। जैसे आप देखना चाहते हो अमांडा जो चैप्टर है उसका वीडियो, क्लिक कर दो अमांडा पे, आपके सामने वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना आसान होता है वीडियोस को एक्सप्लोर करना, वहां तक पहुंचना और फटाफट से वीडियोस घर बैठे बिना हिंड्रेंस के, बिना किसी रुकावट के देखते रहना। और इसी तरीके से आप बाकी भी जो ऑप्शंस हैं प्लीज कभी टाइम हो तो एक्सप्लोर जरूर करना ताकि आप कुछ नया ही सीखो। डन, ओके। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, आपका कोई भाई बहन है या कोई दोस्त है जिसे हिंदी में वीडियोस देखना है और उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ें, देन प्लीज़ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल के बारे में उनसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए, बिकॉज कंटेंट सभी के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप भी कोई वीडियो मिस ना करें, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाती है चैनल की, या डायरेक्टली आप चैनल पर भी जा सकते हैं और वहाँ जाके अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। सो इफ़ यू फील लाइक, डू सब्सक्राइब द चैनल। डन, ओके। सो विद दिस हम आ चुके हैं आज के वीडियो के अंत में। अभी हमने सिर्फ पार्ट 1 डिस्कस किया है द प्रपोजल चैप्टर का। अभी कहानी बहुत ज़्यादा बाकी है, ये सिर्फ एक ट्रेलर था, सिर्फ एक हिस्सा था जो भी पर्टिकुलर स्टोरी है उसका। अभी बहुत बड़ी स्टोरी बाकी है जो हम पार्ट 2 यानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही और हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।